पढ़ के आए हो क्या? एक माइक दे दो एक बार, पीछे सबसे पीछे। 5 मिनट में, अभी लेट हो गए, कोई बात नहीं, अभी बराबर कर देंगे, चिंता मत करो। नहीं नहीं, फटाफट दो, देखे आप उठ के दो, पीछे दो एक बार, नॉर्मल और भी कम। साइड, उस साइड दो, यहीं से शुरुआत कर दो। नहीं आए आगे वाले? ये भी नहीं आया? पीछे से आया कौन था फिर? कोई ना, इधर इस कोने में दो, देखे यहाँ हो, ये जो गर्ल्स बैठे ना पीछे सेकंड लाइन में, इनको दो। ये भी नहीं आए थे क्या? ये सेकंड लाइन में, ये वाले, हाँ इससे आगे, इससे आगे, इससे आगे, हाँ इनको। नहीं आए आगे वाले? रुक जाओ तो, आए थे कल, पढ़ के आए हो? हैं? बताओ, देखो बताओ। एलईडी चला दो, ये वाली ऑन है क्या? एक मिनट रुको, क्या बात होगी? पावर नहीं आ रहा क्या? चलो कोई बात नहीं, रहने दो, ज्यादा मत छेड़ना। हाँ बताएं। हम्म हम्म ठीक है, आगे दो, इधर तो, इधर आगे फर्स्ट लाइन में। कल पढ़ा था अपने राजस्थान स्टेट कमीशन फॉर वुमेन, इसके बारे में क्या जानकारी प्राप्त की आपने? कल आए थे क्या आप? ठीक है, जो भी पता है आपको थोड़ा बताएं, एक बार इनका रिवीजन करवा दो। कल कौन नहीं आया था? ये 10 एक जने नहीं आए, इनका रिवीजन करवा दो फटाफट से 5 मिनट में, फिर चालू करते हैं वापस। हम्म थोड़ा आवाज कम आ रही है। हाँ थोड़ा सा लाउड बोलो। अरे कोई बात नहीं, तो हंस क्यों रहे हो इसमें? इसमें हंसी की क्या बात है? हम्म हम्म 1996 में नहीं, 1995 में हुआ था, फोर्थ कॉन्फ्रेंस फॉर वुमेन ऑफ वुमेन। हाँ उसका एक्ट उससे पहले का था, 1990 का था। किस बात में हंस रहे हैं आप? कुछ विशेष है तो बता दीजिए। हम्म नहीं, वो आप स्टेट और उसमें कंफ्यूज हो गए। सेंटर की बात कर रहे थे 1992 में, फिर 99 में स्टेट के लिए, वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये वाला विधानसभा से हुआ था, वो वाला संसद से हुआ था। 1990 को जो एक्ट पारित हुआ था वुमेन कमीशन के लिए, वो सेंटर में हुआ था, संसद भवन में पारित हुआ था। 1992 में फिर नेशनल नेशनल कमीशन फॉर वुमेन हो गया था। और यहाँ की जब अपन बात करते हैं इसकी, RSCW की, राजस्थान स्टेट कमीशन फॉर वुमेन, ये 99 का था, तो ये क्षेत्रीय था, वो सेंटर लेवल का था, इस तरीके से। हाँ बहुत बढ़िया, आगे। हम्म सेक्रेटरी होता है वो, मैक्सिमम 3 इयर्स अपॉइंट। हाँ इसमें बहुत सारी जो चीजें, जो टर्म एंड कंडीशन है, वो डिटरमाइन करता है स्टेट गवर्नमेंट। हम्म 3 मंथ्स में, 3 मंथ्स में। हम्म
6 आधार थे इसमें, 6 ग्राउंड्स। चलो एनीवे, चलो बहुत बढ़िया। लो वापस करते हैं, देखो जीरो से 5-10 मिनट में पूरा ही करवा देते हैं रिवीजन। सबसे पहले अपने शुरुआत करी थी, सुनो फिर अब ध्यान से। 20वीं सदी के पश्चात जितने भी देश थे उन्होंने सबने महिलाओं के संरक्षण के लिए कार्य स्टार्ट किया। कारण उसका ये था कि जो जेंडर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन होता था, जो लिंग के आधार पे जो उनसे दुर्व्यवहार होता था, उसको एड्रेस करने के लिए जितने भी देश थे उन्होंने क्या करा, महिला संरक्षण के लिए कार्य स्टार्ट किए। ठीक है। और इसी क्रम में जो भारत था, भारत ने भी आज़ादी के पश्चात 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो अपने भी क्या करा, महिलाओं के संरक्षण के लिए कुछ उपबंध किए। और मूल अधिकारों में एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 15, जिसमें कहा गया कि प्रोहिबिशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ RRCSP, रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। तो इसमें जो लैंगिक आधार पे जो दुर्व्यवहार होता था उसको एड्रेस करने के लिए अपने यहाँ पे देश ने संसद से मान लो, चाहे क्षेत्रीय कानूनों के आधार पे मान लो, बहुत सारी नीतियां, बहुत सारी पॉलिसीज, कार्यक्रम, कैंपेन ये जारी किए। इसी क्रम में अपने यहाँ पे क्या है, आयोग भी बनाया गया, आयोग भी बनाया गया। क्योंकि सिर्फ संविधान में लिखने मात्र से महिलाओं का संरक्षण नहीं होता, या महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार होता है लैंगिक आधार पे, जो जेंडर के बेसिस पे जो, या जेंडर के आधार पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो सिर्फ लिखने मात्र से खत्म नहीं हो सकता। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें इफेक्टिव पॉलिसीज फॉर्मुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है। लोक प्राधिकरण है उनको बाध्य करना पड़ेगा। इवन जो पॉलिसीज या कैंपेन है जो चलाए जा रहे हैं महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, एम्पावरमेंट के लिए, उनका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन भी करना पड़ेगा और इफेक्टिव मॉनिटरिंग भी करनी पड़ेगी, राइट। और महिलाओं के साथ जो होने वाला दुर्व्यवहार है उसके लिए हमें कुछ सांविधिक प्रावधान भी करने पड़ेंगे। मतलब कोई क्षेत्रीय कानून भी पारित करने पड़ेंगे, संसद के द्वारा भी कुछ कानून पारित करने पड़ेंगे, जैसे कि सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमन एट वर्क प्लेस, सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमन एट वर्क प्लेस, महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण कहाँ पे, किसी भी कार्यस्थल पर, किसी भी कार्यस्थल पर, ताकि जो एम्प्लॉयमेंट के जो अवसर एक मेल के लिए होते हैं वही एम्प्लॉयमेंट के जो अवसर है वो फीमेल के लिए हो। कहीं ऐसा ना हो कि महिलाओं को संरक्षण प्रदान नहीं हो तो वो बाहर कामकाजी महिला नहीं बन सके, या बाहर किसी फैक्ट्री में, किसी सरकारी प्राधिकरण में या किसी निजी प्राधिकरण में काम करने के लिए नहीं जा सके। ये इसकी भूमिका है। इसके साथ ही जो चार दीवारी के अंदर होने वाली जो यातनाएं हैं, जो शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना है, उससे भी एक महिला को बचाने के लिए हमने एक 2005 में एक्ट इनेक्ट किया, जिसे हम कहते हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005। इसके साथ ही 1961 में ही हमें ये पता चल गया था कि दहेज के आधार पे भी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता है, या फिर यूं कह सकते हैं महिलाओं के साथ यातनाएं होती है। दहेज के बेसिस पे मानसिक यातनाओं के बहुत सारे आपने जो न्यूज वगैरह है, चाहे तो प्रिंट मीडिया हो चाहे तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इसके थ्रू आप देखते रहते हैं कि दहेज मांगा गया, दहेज नहीं मिला तो महिला के साथ अत्याचार किया गया, या फिर आगजनी जैसी घटनाएं इस तरीके की आप सब देखते रहते हैं। तो इसके लिए 1961 में हमने क्या करा, हमने एक डाउरी एक्ट भी बनाया, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 भी इनेक्ट किया। ये सारी चीजें एक तरफ थी, संविधान में प्रावधान एक तरफ थे, सांविधिक प्रावधान एक तरफ थे, लेकिन हमें एक ऐसा कोई आयोग की भी जरूरत थी जो महिलाओं के लिए, जो महिलाओं के द्वारा की जाने वाली जो कंप्लेंट है, जो शिकायत है, उनमें भी जो इफेक्टिव रिड्रेस किया जा सके उनके द्वारा, कि एक महिला के साथ अगर दुर्व्यवहार होता है तो वो कहाँ कहाँ जा सकती है, पुलिस स्टेशन जा सकती है, या महिलाओं के लिए या महिला संरक्षण के लिए जो एनजीओज बने हुए हैं वहां जा सकती है, या फिर किसी आयोग में भी ऐसी व्यवस्था कर दी जाए तो क्या है, महिला आयोग में भी जा सकती है। क्यों? क्योंकि वो आयोग होगा वो महिला आयोग ही होगा, महिलाओं के लिए ही बना हुआ कमीशन होगा। तो सेंट्रल लेवल में भी महिलाओं के लिए कमीशन बनाया गया, और राजस्थान जो स्टेट है उसके लिए भी महिलाओं के लिए कमीशन बनाया गया। ये तो है इसकी थीम, भूमिका, प्रस्तावना, प्रियम्बल, कि क्यों आपके सिलेबस में ये जोड़ा गया है महिला आयोग। पहले था क्या आरएस में? नहीं था। लेकिन अब क्या है, गवर्नमेंट ये चाहती है कि प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते महिला सशक्तिकरण के लिए भी आपको ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, और महिलाओं की क्या समस्याएं हैं, और महिलाओं को चार दीवारी के अंदर हो चाहे तो बाहर हो, कार्यस्थल पर हो, किस प्रकार से प्रोटेक्ट किया जा सकता है। ड्यूटीज आप ही की होगी। यहाँ पे जो सदस्य सचिव जिनकी नियुक्ति की गई है वो आरएएस अधिकारी ही होते हैं, राइट।
आरएस अधिकारी ही होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है कि कल को आप आरएस अधिकारी बने और आपकी भी महिला आयोग में एज ए सेक्रेटरी पोस्टिंग हो जाए। कुछ समय पहले सेक्रेटरी वीरेंद्र सिंह यादव थे, जो अभी वर्तमान में उनका पद स्थापन हो चुका है कहाँ पे, एडीएम कोटा, एडीएम कोटा। अभी वर्तमान में डिप्टी सेक्रेटरी भी कार्यरत है, जो है डॉक्टर अनिल कुमार पालीवाल। ये सारी भूमिका है महिला आयोग की। महिला आयोग क्यों जोड़ा गया है? आई थिंक इसी उम्मीद से जोड़ा गया होगा कि प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते आपको इन सब मुद्दों की जानकारी होनी चाहिए। जेंडर सेंसिटाइजेशन जैसे प्रोग्राम्स आप लोग अपने उपखंड में चलाएं, अगर आप कहीं पे भी पोस्टेड होते हैं तो, ठीक है। लिंग के आधार पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो जेंडर के आधार पे डिस्क्रिमिनेशन होता है, उन सब भी चीजों का आपको भी पता होना चाहिए और आप लोगों को भी जागरूक करें कि जो लैंगिक आधार पे उत्पीड़न है वो महिलाओं को कहीं ना कहीं पीछे खींचता है, उनको मुख्य धारा में आने से रोकता है। जो अधिकार एक मेल को होते हैं वही अधिकार एक महिला को होते हैं। क्या महिला बाहर काम नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती है। क्या महिला के साथ चार दीवारी के अंदर अगर कोई घरेलू हिंसा होती है वो उचित है? वो उचित नहीं है। तो महिला के पास सारे अधिकार है कि वो कहीं पे भी जा सकती है शिकायत को लेके, चाहे तो वो कोई भी एनफोर्समेंट एजेंसी हो, चाहे तो पुलिस जैसी एजेंसी हो, चाहे तो वो सरकार का कोई प्लेटफॉर्म हो, चाहे एनजीओ जो, और चाहे तो वो महिला आयोग हो। और इसी थीम के साथ हमने क्या करा, राजस्थान ने 1999 में महिला आयोग का गठन किया, जिसे हम कहते हैं राजस्थान स्टेट कमीशन फॉर वुमेन, राजस्थान राज्य महिला आयोग, राजस्थान राज्य महिला आयोग। ये पिछली क्लास में भी अपन ने थोड़ा सा पढ़ा था। फिर अपन ये देख रहे हैं कि अपने एग्जाम में आने लायक क्या मैटर है, तो वो है टर्म एंड कंडीशंस। टर्म एंड कंडीशंस, थोड़ी सी फैक्चुअल नॉलेज अपन ने देखी थी कि 1975 को हमने क्या करा, हमने नहीं, यूएनओ ने, यूनाइटेड नेशंस असेंबली ऑर्गेनाइजेशन ने क्या करा, 1975 को इंटरनेशनल वुमेन्स ईयर घोषित किया, इंटरनेशनल वुमेन्स ईयर घोषित किया। फिर इंटरनेशनल वुमेन्स अगर डिकेड की बात करें तो 1976 से 1985 जो 10 साल है उसको घोषित किया वुमेन्स डिकेड, इंटरनेशनल वुमेन्स डिकेड। साथ ही 1975 के पश्चात 8 मार्च को महिलाओं के द्वारा किए गए कार्यों को सम्मान देने के लिए और महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण को एड्रेस करने के लिए या फिर रिकॉग्नाइज करने के लिए हमने क्या किया, 8 मार्च को महिला दिवस के रूप में मनाए जाना शुरू किया। ये विश्वव्यापी था, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। फिर बात आती है 1979 की। 1979 में एक कन्वेंशन साइन हुआ जिसे हम कहते हैं CEDAW, कन्वेंशन ऑफ एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। इसके सदस्यकर्ता देशों में इंडिया भी था, भारत भी था। हालांकि कुछ संशोधनों के पश्चात 9 जुलाई 1993 को हमने साइन किया। इसको ऐसे भी कहते हैं कि इस कन्वेंशन को हमने रेटिफाई किया, पुष्टि करी इसकी कि हम भी आज से इसके क्या है, सदस्य है, हस्ताक्षर करता है, सिग्नेटरी है। क्या है? सिग्नेटरी है, हस्ताक्षर करता है। अच्छा, इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो कन्वेंशन था जिसमें महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने या महिलाओं के साथ होने वाले दुर्व्यवहार को या लैंगिक आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उससे बचाने के लिए जो फाइंडिंग्स थी, जो रिजल्ट थे, उनसे संबंधित समस्त देशों को क्या किया गया, बाध्य किया गया। उनके ऊपर एक प्रकार से ऑब्लिगेशन डाला गया, क्योंकि आप इस कन्वेंशन के क्या हो, सिग्नेटरी हो, हस्ताक्षर करता हो। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि हमने जो पॉइंट्स बनाए हैं उनको आप अपने कंट्री में, रेस्पेक्टिव कंट्री में फॉलो करवाएं। उससे क्या होगा? उससे महिलाओं का संरक्षण सुनिश्चित होगा। ऐसा मानना था कौन से कन्वेंशन का? CEDAW, कन्वेंशन ऑफ CEDAW का 1979 का 1990 में हमने एक एक्ट पारित किया सेंट्रल लेवल पे महिला आयोग के गठन के लिए। सेंट्रल लेवल पे महिला आयोग के गठन के लिए हमने एक क्या करा, एक एक्ट पारित किया संसद में, और इसके आधार पे 1992 में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का गठन हुआ, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का गठन हुआ। एक फिर 1995 में 1995 में एक 4th कॉन्फ्रेंस ऑफ वुमेन हुई, वो हुई बीजिंग चाइना में। कहाँ हुई? बीजिंग चाइना में। ये कल सारा पढ़ा था, वही रिवाइज हो रहा है। बीजिंग चाइना में हुई, वहां पे भी जो विश्व के कई सारे देश है उन्होंने क्या करा, पार्टिसिपेट किया। और उसी के आधार पे 1996 में फर्स्ट पॉलिसी जारी की गई भारत के द्वारा, फर्स्ट वुमेन पॉलिसी, प्रथम महिला नीति घोषित की गई 1996 में। इसके पश्चात कुछ संशोधनों के पश्चात हमने क्या करा, उस पॉलिसी को हमने रिप्लेस कर दिया, किससे? नेशनल पॉलिसी फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, NPEW से 2001 में। ये तो बात हुई थी इंडिया लेवल की। अब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान ने 1999 में सबसे पहले आयोग के गठन के लिए अधिनियम पारित किया। 1999 की बात कर रहे हैं अपन। 1999 में सबसे पहले 23 अप्रैल को ये
पेश हुआ, 28 अप्रैल को अधिनियमित हुआ और अंततः 15 मई 1999 को हमने क्या किया, राजस्थान के लिए एक महिला आयोग का गठन कर दिया। राजस्थान के लिए एक महिला आयोग का गठन कर दिया। तो ये आपके काम की चीज है, ये फैक्ट भी आपके काम की चीज है। इसके अलावा ये 1999 का 4 नंबर का अधिनियम था। एक्ट संख्या क्या थी? 4। एक्ट संख्या क्या थी? 4। इस अधिनियम में हमने 22 धाराएं रखी। कितनी धाराएं? 22 धाराएं रखी। 22 धाराओं के साथ इसमें धारा 3 है जिसमें ये कहा गया कि हम क्या करेंगे, इस अधिनियम से प्राप्त शक्तियों के आधार पर राजस्थान के लिए एक राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन करेंगे। और उसकी संरचना कितनी होगी? उसकी संरचना होगी 1+4। एक इसके अध्यक्ष होंगे जो महिला होगी, एमिनेंट वुमन होगी, जिसको महिलाओं से संबंधित जो अधिकार है या संरक्षण है उनमें पर्याप्त ज्ञान या अनुभव होगा। ये कौन डिसाइड करेगा? ये गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान डिसाइड करेगा। इनकी नियुक्ति भी कौन करेंगे? गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। तो जो महिला आयोग है उसका गठन किसके द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के द्वारा। अधिनियम कौन सा है? 1999 का। इसके अलावा जो 1+4 इसके सदस्य है, इनकी नियुक्ति भी किसके द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के द्वारा। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के द्वारा। इसमें जो अन्य जो 4 सदस्य हैं उनमें से एक सदस्य क्या होंगे? सदस्य सचिव होंगे। एक सदस्य सचिव होंगे। और जो बाकी 3 महिलाएं बच गई उसमें मस्ट है, अनिवार्य है कि एक जो महिला सदस्य होगी वो SC या ST से होगी और एक जो महिला सदस्य है वो OBC वर्ग से होगी। OBC वर्ग से होगी। अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आ जाए घुमा फिरा के तो आपको गलत नहीं करना है, गलत नहीं करना है। संरचना 1+4 और 1+4 सदस्य उसको भी हमने कैसे डिवाइड किया? 1+3 में। एक सदस्य सचिव होंगे जो RS रैंक के अधिकारी होंगे, जिनकी नियुक्ति किसके द्वारा? उनकी नियुक्ति भी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के द्वारा। जो अन्य 3 महिलाएं बच गई वो भी उसमें से एक महिला SC या ST से होगी, एक OBC से होगी और एक अदर होगी जिसमें फ्री है गवर्नमेंट की, किसी की भी नियुक्ति कर सकती है। उसके बाद फिर अपन देख रहे थे नियुक्ति मैंने आपको बता दी, अपॉइंटमेंट किसके द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के द्वारा। अगर कार्यकाल की बात करूं, टेन्योर की बात करूं तो टेन्योर इनका मैक्सिमम 3 इयर्स होता है। मैक्सिमम में 3 इयर्स होता है। मैक्सिमम और मिनिमम एज लिमिट का क्राइटेरिया नहीं है कि मैक्सिमम उम्र कितनी होनी चाहिए, क्या 65 होनी चाहिए कि 70 होनी चाहिए। इस सेंटेंस को देख के आपको कंफ्यूज करवाया जा सकता है कि 3 साल तो कार्यकाल है लेकिन 65 भी होना चाहिए, 70 भी होना चाहिए। इस तरीके का कोई अधिनियम में किसी प्रकार का कोई उपबंध या प्रावधान या कोई प्रोविजन नहीं रखा हुआ है। टेन्योर के पश्चात अपन ये देख रहे थे कि अगर कोई रिजाइन कर देता है, रिजाइन भी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान को किया जाएगा। अगर कोई रिजाइन कर देता है कोई भी मेंबर, तो शेष कार्यकाल के लिए नई नियुक्ति होगी। शेष कार्यकाल के लिए नई नियुक्ति होगी और इस प्रकार से ये क्रम इसी प्रकार से चलता रहेगा। और जो शेष कार्यकाल की नियुक्ति हुई है वो 3 साल अगर अपने कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर फ्रेश नियुक्ति होगी, फिर फ्रेश अपॉइंटमेंट होगा, फिर वही 3 साल के लिए होगा। 3 साल के लिए होगा। जब गठन किया गया था तब भी 25 मई 1999 को क्या किया गया? फर्स्ट अपने महिला आयोग की अध्यक्ष की नियुक्ति हुई जो थे श्रीमती कांता कथूरिया। ये पूर्व में क्या है? RPSC के भी सदस्य रहे हुए हैं। वहां से भी उन्होंने क्या करा था? रिजाइन किया था। इनके साथ 2 अन्य महिला मेंबर्स है, उनकी भी नियुक्ति हुई थी, जिसमें से है एक तो है श्रीमती नगेंद्र बाला। और इनके बारे में एक फैक्ट ऐसा भी है कि राजस्थान की प्रथम जिला प्रमुख भी रहे हुए हैं। फर्स्ट जिला प्रमुख कौन रहे हुए हैं? नगेंद्र बाला। और ये महिला आयोग के सदस्य भी बने थे। इनके साथ ही एक अन्य सदस्य बने थे, वो थे श्रीमती सुनीता सत्यार्थी। और सुनीता सत्यार्थी का कार्यकाल 2 बार रहा था। तो इसलिए अगर अपन रीअपॉइंटमेंट की बात करते हैं तो एक्ट में तो कुछ नहीं लिखा हुआ, लेकिन अगर एक सदस्य का 2 बार कार्यकाल रहा हुआ है, इसमें 2 सदस्य ऐसे हैं जिनका 2 बार कार्यकाल रहा हुआ है। एक दमयंती बाकोलिया जी हैं और एक सुनीता सत्यार्थी है। इसका मतलब यह है कि जो रीअपॉइंटमेंट है उस पर किसी प्रकार का रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर रेस्ट्रिक्शन होता तो इनका 2 बार कार्यकाल नहीं होता। एक्ट में तो ऐसा नहीं लिखा हुआ कि होगा कि नहीं होगा, लेकिन यहाँ से अपन क्या अज्यूम कर सकते हैं कि एक जो मेंबर है उसका रीअपॉइंटमेंट हो सकता है। इसी वजह से 2 ऐसे मेंबर्स हैं जिनका रीअपॉइंटमेंट हुआ है और जिनका कार्यकाल 2 बार रहा है। इन्होंने अपनी पोस्ट को ट्वाइस होल्ड किया है, 2 बार होल्ड किया है। फिर अगला जो पॉइंट अपन देख रहे थे, सैलरी एंड सेवा शर्तें। ये भी किसके द्वारा? ये भी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के द्वारा। रिजाइन गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान को। इसके अलावा यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि बैठकों की क्या व्यवस्था होगी। तो बैठकों की है व्यवस्था की गई है। तो अपन एक चीज ये देख रहे थे कि बैठक कहाँ आयोजित होगी, तो हेडक्वार्टर जयपुर में। कहाँ पे है? हेडक्वार्टर जयपुर में। तो जयपुर में तो बैठकों का आयोजन होगा ही होगा। इसके साथ अगर महिला आयोग को लगता है कि हमें किसी रिमोट एरिया में जाके कोई मीटिंग करनी है तो फ्री है, स्वतंत्र है, किए जा सकती है।
तो इस तरीके का अगर सेंटेंस आ जाए कि बैठकों का आयोजन सिर्फ हेडक्वार्टर जयपुर में ही होगा, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। ये सेंटेंस गलत हो जाएगा क्योंकि नया नया आयोग जुड़ा है, किसी भी प्रकार का कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है और आएगा 100%, क्योंकि जब नया जुड़ा है तो कोई सोच समझ के जोड़ा होगा। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट और क्या था, रिमूवल। रिमूवल की अगर अपन बात करें, उससे पहले बैठक की बात करें, तो बैठक में अपन देख रहे थे कि गणपूर्ति जैसा कॉन्सेप्ट था, कोरम। एक बार रुक जाना, बोलना मत। कोरम में लिखा हुआ है कि एक अध्यक्ष सहित 3 सदस्य है। फिर से सुनना, एक अध्यक्ष सहित 3 सदस्य है। एक अध्यक्ष सहित 3 सदस्य, सहित 3 सदस्य। इधर समझाता हूं, देखो। एक अध्यक्ष सहित 3 सदस्य, इसका मतलब ये हुआ, इसको ऐसे ही पढ़ना है, इसको ना तो 1+3 लिखना है, ना ही 1+2 लिखना है। और ये वाला जो फैक्ट था, कल अपन 1+3 लिखा था, फिर आप ही के साथी ने इसको रिकंसिडर करने के लिए कहा था। जब देखा तो पता चला एक अध्यक्ष सही 3 सदस्य है। इसको ऐसे ही पढ़ना है आप लोगों को, 1+2 मत लिखना, क्योंकि 1+2 लिखोगे वहां कंफ्यूज हो जाओगे, जल्दबाजी में आप 1+3 ही पढ़ दोगे उसको। समझ आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूं? अगर 1+2 लिखवा दिया तो टोटल तो 3 हो गए ये, लेकिन जब लिखा आएगा ना तो एग्जैक्ट एक्ट से उठाई हुई लाइन आएगी, और एग्जैक्ट एक्ट में क्या लिखा हुआ है, एक अध्यक्ष सहित 3 सदस्य। तो आपको पढ़ना भी ऐसे ही है, नहीं तो फिर जल्दबाजी में आप 1+3 पढ़ोगे इसको और गलत करोगे। तो कोरम कितना होना चाहिए, गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए, एक सदस्य, एक अध्यक्ष सहित 3 सदस्य। एक अध्यक्ष सहित 3 सदस्य, या फिर इसको ऐसे याद रख सकते हैं, कुल 3। कुल 3। नॉर्मली बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष के द्वारा ही की जाती है, लेकिन अध्यक्ष अगर एब्सेंट है या फिर असमर्थ है कार्य करने के लिए, तो किसी मेंबर के द्वारा अध्यक्षता की जाएगी। किसी मेंबर के द्वारा अध्यक्षता की जाएगी। तो बैठकों का आयोजन हेडक्वार्टर जयपुर, साथ ही अन्य इलाकों में भी किया जा सकता है। ये डिस्क्रिशनरी पावर है राज्य आयोग का। इसके अलावा जो कोरम है, बैठक है कि कौन सी ऐसी बैठक है जो विधि मान्य मानी जाएगी, जिसमें ऐसी बैठक विधि मान्य मानी जाएगी जिसमें एक अध्यक्ष सहित 3 सदस्य हो, कुल 3 सदस्य हो। एक चेयरपर्सन होंगे, ये कोई जरूरी नहीं है कि चेयरपर्सन सिर्फ अध्यक्ष है वही होंगे, अगर वो उस मीटिंग में नहीं है या अनुपस्थित है तो किसी सदस्य के द्वारा अध्यक्षता की जाएगी, किसी सदस्य के द्वारा अध्यक्षता की जाएगी। फिर देखते हैं अपन रिमूवल, निष्कासन। निष्कासन की प्रक्रिया अपन ने देखी, तो उसमें ये लिखा हुआ है कि निष्कासन किसके द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के द्वारा। और इसके है 6 आधार। क्या है? 6 आधार। अगर कोई चेयरपर्सन या मेंबर दिवालिया घोषित हो, इनसॉल्वेंट हो। सेकंड है विकृत चित्त हो, अनसाउंड माइंड हो। 2। तीसरा है इनकैपेसिटी से ग्रसित हो या फिर असमर्थता हो, या फिर कार्य करने के लिए मना कर दे, रिफ्यूज टू एक्ट या रिफ्यूज टू फंक्शन और रिफ्यूज टू वर्क। कितने ग्राउंड हो गए? एक है कन्विक्टेड बाय कोर्ट, अगर किसी न्यायालय के द्वारा दोष सिद्ध घोषित कर दिया जाए, किसी न्यायालय के द्वारा दोष सिद्ध घोषित कर दिया जाए। 4 आधार। 5वां आधार है अगर पद का दुरुपयोग किया हो, अब्यूज ऑफ पोस्ट किया हो, अगर आयोग की किसी प्रशासनिक या फिर वित्तीय जो कार्य है उनका अतिक्रमण किया हो या पद का दुरुपयोग किया हो किसी भी वजह से, तो ये ग्राउंड किसके लिए होगा? रिमूवल के लिए ग्राउंड होगा। रिमूवल के लिए ग्राउंड होगा। ये 5 आधार तो ये है जो आप पहले भी थोड़ा थोड़ा देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। कई आयोग में अपन ने इस तरीके के आधार देखे थे, लेकिन एक जो अंतिम आधार है वो इंपॉर्टेंट है, वो है अगर कोई मेंबर 3 कॉन्जिक्यूटिव मीटिंग्स में एब्सेंट रहता है विदाउट परमिशन ऑफ द चेयरपर्सन, तो ये भी एक ग्राउंड होगा किसके लिए? रिमूवल के लिए। किसके लिए होगा? रिमूवल के लिए। तो ये 6 आधार है रिमूवल के, और रिमूव किसके द्वारा किया जाएगा? गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के द्वारा। अब फिर एक कॉन्सेप्ट आता है, फिर एक कॉन्सेप्ट आता है अनफेयर प्रैक्टिस। अनफेयर प्रैक्टिस ये लिखा हुआ है धारा 2D में। 2, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारा जो एक्ट है वो इसी धारा पे टिका हुआ है। इसका जो कंटेंट है वो है अनफेयर प्रैक्टिस। अनफेयर प्रैक्टिस, अनुचित व्यवहार। अनुचित व्यवहार। कोई ऑनलाइन मैसेज हो तो बता देना।
ओके, ठीक है। अनफेयर प्रैक्टिस, अनुचित व्यवहार, इसमें ये लिखा हुआ है कि जो महिला आयोग है वो महिला के साथ हुए अनफेयर प्रैक्टिस या अनुचित व्यवहार की जांच करेगा। क्या करेगा? अनुचित व्यवहार की जांच करेगा। अब अनुचित व्यवहार में क्या क्या शामिल है वो देख लें एक बार। अनुचित व्यवहार में बताएं। अनुचित व्यवहार का मतलब यह है, इससे अभिप्राय या इससे तात्पर्य यह है कि किसी महिला के साथ जेंडर के आधार पर अगर कोई व्यवहार किया गया है और उसके परिणाम स्वरूप उसके जो संवैधानिक अधिकार है उनका हनन हुआ हो, उनका अतिक्रमण हुआ हो, एक चीज, या उसकी स्वतंत्रता, कौन सी स्वतंत्रता, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक या मूलभूत स्वतंत्रता, उसका अतिक्रमण होता है या फिर उसके स्वतंत्रता का हनन होता है। क्योंकि आर्टिकल 21 क्या कहता है? जीवन जीने का अधिकार है। तो किसी की मूलभूत स्वतंत्रता का हनन होना क्या है? महिलाओं के केस में क्या है? अनुचित व्यवहार है। किसी के संवैधानिक अधिकारों का हनन होता है तो वो किसमें कवर होता है? अनुचित व्यवहार में। दो चीजें। तीसरी चीज ये है कि अगर महिला के साथ किसी भी प्रकार से शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना होती है या शारीरिक या मानसिक दुर्व्यवहार होता है, मिसबिहेव होता है, तो ये भी ग्राउंड किसका है? अनुचित व्यवहार का। इसके साथ ही महिलाओं के साथ लैंगिक उत्पीड़न, अगर महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार का सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है वो भी किसमें कवर होता है? अनुचित व्यवहार में। और लास्ट में ये लिखा हुआ है कि महिला के साथ किसी भी प्रकार की ज्यादती, किसी भी प्रकार का हैरेसमेंट, दुर्व्यवहार, मिसबिहेवियर सब किसमें कवर होता है? दुर्व्यवहार में, अनुचित दुर्व्यवहार में। और ये कहां लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है धारा 2D। धारा 2D किसकी धारा है? ये धारा है राजस्थान स्टेट कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1999 की धारा 2D में अनुचित व्यवहार लिखा हुआ है। अनुचित व्यवहार लिखा हुआ है। नोट्स मिल गए आपको? जब अपन सांविधिक प्रावधान लिखे हैं उसमें सबसे पहले पहले लिख के दिया आपको धारा 2D अनुचित व्यवहार। क्योंकि जो शिकायत होगी, अच्छा महिला आयोग क्या कर रहा है? महिला आयोग क्या शिकायत एक्सेप्ट ही तो कर रहा है, कंप्लेंट ही तो एक्सेप्ट कर रहा है। तो कंप्लेंट किस चीज की कंप्लेंट है? अनुचित व्यवहार की। अनुचित व्यवहार की। और अनुचित व्यवहार में मैंने आपको बताया ये वाला कंटेंट है, संवैधानिक अधिकारों का हनन होता हो किसी महिला के, किसके आधार पे? जेंडर के आधार पे, लैंगिक आधार पे अगर किसी के संवैधानिक अधिकारों का हनन होता है या उसकी स्वतंत्रता, चाहे तो राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, मूलभूत स्वतंत्रता, उसका हनन होता हो, या महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार का उत्पीड़न होता हो, चाहे तो मानसिक उत्पीड़न हो, चाहे तो शारीरिक उत्पीड़न हो, चाहे तो लैंगिक उत्पीड़न हो, सेक्सुअल हैरेसमेंट हो, मेंटल हैरेसमेंट, सेक्सुअल हैरेसमेंट और फिजिकल हैरेसमेंट, ये सब कवर किसमें होंगे? अनुचित व्यवहार में। ये अनुचित व्यवहार है, इसी की शिकायत कहाँ की जाएगी? इसकी शिकायत की जाएगी महिला आयोग में। महिला आयोग में अनुचित व्यवहार की जो कंप्लेंट है वो की जाएगी राजस्थान स्टेट कमीशन फॉर वुमेन में। राजस्थान स्टेट कमीशन फॉर वुमेन में। अब इस कंप्लेंट की जांच कौन करेगा? आयोग करेगा। कौन करेगा? आयोग करेगा। अब जब आयोग करेगा इनकी जांच, तो आयोग के पास सिविल कोर्ट्स की पावर्स होगी। आयोग के पास क्या होगी? ड्यूरिंग इंक्वायरी, आयोग के पास क्या होगी? सिविल कोर्ट्स की पावर्स होगी। सिविल कोर्ट्स की पावर्स होगी। और ये लिखा हुआ है धारा 10 में। धारा 10 में ये लिखा हुआ है सेक्शन 10 में। एक तरफ धाराएं भी आ सकती है और एक तरफ कंटेंट भी आ सकता है। तो आपके जो नोट्स बने हुए हैं उसमें लास्ट से जस्ट पहले एक टेबल बनाई हुई है जिसमें 22 की 22 धाराएं लिखी हुई है। 22 की 22 धाराएं लिखी हुई है। इसमें इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है वो मैं अभी बता देता हूं। सेक्शन 3, सेक्शन 4, टिक करो देखे एक बार। सेक्शन 3, सेक्शन 4, 5, 6। 6 में डिस्पोजल है, डिस्पोजल है तो आ सकता है ये बिल्कुल। फिर है धारा 8, धारा 10, 10 तो पढ़ ही रहे हैं अभी। 11 सबसे इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि इसमें कार्य लिखे हुए हैं कि महिला आयोग के क्या कार्य होंगे। इसके अलावा धारा 14 एनुअल रिपोर्ट है। इसके अलावा दो ऐसी धाराएं जिसमें राजस्थान गवर्नमेंट क्या करती है, कंसल्ट करती है किससे, आयोग से, और एक धारा ऐसी है जिसमें लिखा हुआ है कि आयोग डोनेशन एक्सेप्ट कर सकता है। ये दोनों धाराएं प्लस एक लास्ट में नियम बनाने की शक्ति, धारा 22। ये कुछ सेक्शंस है जो इंपॉर्टेंट है आपके। आयोग नियम बनाने की शक्ति, धारा 22। पढ़े आगे। तो सबसे पहले अपन ने क्या देखा कि अनुचित व्यवहार की क्या की जाती है, शिकायत की जाती है। किसके द्वारा, महिला के द्वारा। अनुचित व्यवहार में क्या क्या कंटेंट शामिल है अभी मैंने आपको बताया। जब ये कंप्लेंट होगी कहाँ पे, राजस्थान स्टेट कमीशन फॉर वुमेन में। अच्छा, ये जो कंप्लेंट है इसके तरीके क्या है, कौन कौन से तरीकों से शिकायत की जा सकती है, कौन कौन से तरीकों से शिकायत की जा सकती है। इसमें एक तो है कि महिला स्वयं, जो पीड़ित महिला है वो स्वयं इंडिविजुअली खुद शिकायत कर सकती है, या जो महिलाओं के संरक्षण के लिए जो एनजीओज कार्य कर रहे हैं वो कर सकते हैं। शिकायत लिखित में होगी, शिकायत लिखित में होगी। लिखित में शिकायत, क्या पैसे लगते हैं, क्या नहीं लगते। जो कंप्लेंट होगी रिटर्न में होगी, एक चीज। दूसरी चीज ये लिखी हुई है कि आयोग स्वतः संज्ञान भी ले सकता है। आयोग क्या कर सकता है, सुमोटो कॉग्निजेंस भी ले सकता है, सुमोटो कॉग्निजेंस भी ले सकता है। अगर आयोग को लगता है किसी प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कोई खबर छपी है जो महिलाओं के दुर्व्यवहार से संबंधित है, तो आयोग क्या कर सकता है, स्वतः संज्ञान भी ले सकता है, स्वतः संज्ञान भी ले सकता है। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति के द्वारा शिकायत की जा सकती है जिसको महिला के साथ हुए दुर्व्यवहार की जानकारी है। ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिसको जानकारी है, ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिसे अनफेयर प्रैक्टिस, यूपी, अनफेयर प्रैक्टिस की जानकारी है, अनफेयर प्रैक्टिस की जानकारी है, ऐसे व्यक्ति के द्वारा भी शिकायत की जा सकती है। और लास्ट लिखा हुआ है गवर्नमेंट के अनुरोध पर। अगर गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करे किसी मामले में जांच करने के लिए तो महिला आयोग क्या कर सकता है, जांच कर सकता है। तो इफ रिक्वेस्टेड बाय गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। फिर से बता देता हूं शिकायत के क्या तरीके हैं। शिकायत के क्या तरीके हैं, शिकायत के तरीकों में यह है कि या तो महिला स्वयं उपस्थित होकर शिकायत दर्ज करवा सकती है, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि महिलाओं के संरक्षण के लिए जो एनजीओज कार्यरत हैं, बहुत सारे गैर सरकारी संगठन कार्य कर रहे हैं, महिलाओं के लिए भी कर रहे हैं, बच्चों के लिए भी कर रहे हैं, जो चाइल्ड लेबर है उनके लिए भी कर रहे हैं। इसके अलावा जो भी डिप्राइव्ड क्लासेज है समाज के, सोसाइटी के, उनके लिए, सबके लिए क्या है, डेडिकेटेड एनजीओज कार्य कर रहे हैं, जिन्हें डोनेशन मिलता है सरकार से, समय समय पर मिलता है। तो ये एनजीओज भी क्या कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं आयोग में। आयोग सुमोटो कॉग्निजेंस भी ले सकता है। आयोग को लगता है कि हमारी संज्ञान में ऐसा कोई मामला है जो प्रिंट मीडिया में है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, तो उसमें भी क्या किया जा सकता है, संज्ञान लिया जा सकता है। किसके द्वारा, आयोग के द्वारा। ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिसे अनफेयर प्रैक्टिस की जानकारी है, उसकी नजर में कोई, ये ऐसे समझ लो कि कोई व्यक्ति रहता है, उसके पड़ोस में ऐसी महिला है जिसके साथ दुर्व्यवहार होता है और उसकी जानकारी में है, तो वो शिकायत कर सकता है। हो सकता है महिला कैपेबल नहीं हो, या फिर समाज के दबाव में शिकायत नहीं कर रही, या फिर घर टूटने के दबाव में नहीं कर रही, जो चल रहा है वैसे चल रहा है। इस तरीके का अगर कोई प्रताड़ित हो रहा है, कोई महिला कोई प्रताड़ित हो रही है और इसकी जानकारी किसी व्यक्ति को है, तो वो भी शिकायतें दे सकता है। इसके अलावा अगर गवर्नमेंट के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा अनुरोध किया जाता है किसी ऐसे मामले में जिसमें अपेक्षित है कि महिला आयोग के द्वारा जांच की जानी चाहिए, उसमें भी जांच स्वीकार की जा सकती है। किसके द्वारा, राज्य महिला आयोग के द्वारा। ये 4 तरीके हैं, एज इट इज आपको याद रखने हैं। इसमें मन से, मेरे मन से मैंने कुछ भी नहीं बताया है, जो एक्ट में लिखा हुआ है वही बताया है, एक्ट के बाहर कुछ भी नहीं है। स्वतः संज्ञान लेने का कार्य सिर्फ आयोग का है, हम नहीं ले रहे स्वतः संज्ञान। हम स्वतः संज्ञान उन्हीं मामलों में ले सकते हैं जिसमें ये कहा गया है कि आपके हिसाब से बताएं कि किसी आयोग के समक्ष क्या चुनौतियां हैं।
और क्या ऐसे मेजर्स हो सकते हैं जो अपना के आप क्या कर सकते हो, किसी आयोग को सशक्त बना सकते हो, उसमें आप स्वायत्ता संज्ञान ले सकते हो। बाकी मामलों में अपन संवैधानिक प्रावधानों से बाहर बात नहीं करेंगे और सांविधिक प्रावधानों से बाहर बात नहीं करेंगे। जो लिखा हुआ है वो 100% सत्य है, जो नहीं लिखा हुआ उसमें हम एज्यूम अपने मन से नहीं करेंगे, बशर्ते जबकि अपने को कोई कंक्लूसिव एविडेंस ना मिले। जैसे कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ कि रीअपॉइंटमेंट होगा या नहीं होगा, लेकिन हमें ऐसा पता है कि 2 ऐसे सदस्य हैं जिनका रीअपॉइंटमेंट हुआ है, तो यहाँ अपन एज्यूम कर सकते हैं क्योंकि आयोग ने ही पहले किसी को रीअपॉइंट किया है, राइट, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने रीअपॉइंट किया है। तो अनुचित व्यवहार है, ये मिसलेनियस पॉइंट है, ये कहीं नहीं पढ़ने को मिलेगा, कहीं नहीं, मतलब सिर्फ एक्ट में ही मिल सकता है। तो धारा 2D में अनफेयर प्रैक्टिस का जो मैंने कंटेंट था वो आपको बता दिया है। इसकी शिकायत कहाँ की जाएगी, राजस्थान स्टेट कमीशन फॉर वुमेन में की जाएगी, किसके द्वारा की जाएगी, या किस प्रकार से, क्या तरीका, क्या मैनर हो सकता है कंप्लेंट का, तो वो है स्वतः महिला के द्वारा या एनजीओ के द्वारा, सू मोटो कॉग्निजेंस, ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिसकी जानकारी में अनफेयर प्रैक्टिस है, और लास्ट में है अगर गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करे महिला आयोगों की, ऐसा अपेक्षित है कि आप इस मामले में जांच करें, क्योंकि महिला आयोग के पास क्या है, एक्सपर्टीज है, इसके अलावा डेडिकेटेड काम यही कर रहा है। महिला आयोग क्या कर रहा है, डेडिकेटेड यही काम कर रहा है। अभी कोई महिला पुलिस में जाएगी तो पुलिस के पास तो 150 काम होते हैं, दिन में 150 काम करती है पुलिस, लेकिन महिला आयोग क्या कर रहा है, डेडिकेटेड। इसीलिए तो इसका गठन हुआ है कि महिलाओं के विरुद्ध होने वाले दुर्व्यवहार की शिकायत को एक्सेप्ट करें और जांच करें। अब जांच की जा रही है तो महिला आयोग के पास क्या है, सिविल कोर्ट्स की पावर्स है, सिविल कोर्ट्स की पावर्स है, क्योंकि कोई भी मामला जब जाता है तो उसमें सुनवाई होती है, क्या होती है, हियरिंग होती है, राइट। और हियरिंग होगी तो पक्षकारों को बुलाया जाएगा। क्या शिकायत मात्र से किसी को आप एक्सपर्ट डिसीजन थोड़ी कर सकते हैं। किसी ने किसी की शिकायत की और दूसरे पक्ष को बिना सुनाई आपने डिसीजन दे दिया, ये तो गलत है, ये तो संवैधानिक प्रावधानों के अगेंस्ट है, ये तो नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है। तो इसलिए क्या किया जाएगा, सबसे पहले पक्षकारों को कॉल किया जाएगा, जिसको हम कहते हैं समन, इश्यू समन। समन का मतलब होता है बुलावा पत्र, किसी भी व्यक्ति को बुलावा पत्र भेजना, किस बाबत, क्योंकि हमें जांच करनी है आपके विरुद्ध क्या है, शिकायत है, किस चीज की, अनफेयर प्रैक्टिस की, अनफेयर प्रैक्टिस की। तो अपने पक्ष में आप दलील दें, आए और हमें बताएं, ऐसा है तो हम आगे की कार्रवाई उस हिसाब से करेंगे, और नहीं है तो आप हमें क्या करें, आश्वस्त करें कि ऐसा नहीं है, शिकायत झूठी है, ये तो वाली बात है। फिर अगर ऐसा डॉक्यूमेंट है जो किसी के सपोर्ट में है, चाहे तो वादी के पक्ष में हो चाहे तो प्रतिवादी के पक्ष में हो, तो वो डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स भी क्या किए जा सकते हैं, कॉल किए जा सकते हैं, किसके द्वारा, आयोग के द्वारा। क्यों किए जा सकते हैं, क्योंकि इनके पास जुडिशियल पावर है, न्यायिक शक्तियां हैं, सिविल कोर्ट्स की पावर से। और ये सिविल कोर्ट्स की पावर से इनको कहां से मिल रही है, सिविल प्रोसीजरल कोड 1908 से। यहां तक कोई दिक्कत। तीसरी चीज ये है कि है ना, साक्ष्यों का, या फिर यूं कह सकते हैं कि जो जिन लोगों को बुलाया गया है, एविडेंसेस, उनके एफिडेविट पे स्टेटमेंट नोट किए जा सकते हैं, शपथ पत्र पे क्या किए जा सकते हैं, स्टेटमेंट नोट किए जा सकते हैं। लेखबद्ध कहना बोलते हैं इसको, क्या कहते हैं, लेखबद्ध, बयान को लेखबद्ध करना, बयानों को लेखबद्ध किया जा सकता है, वो भी शपथ पत्र पे, ताकि कल को ये नहीं कहा जाए कि ये हमने जो बोला था वो असत्य है, क्योंकि आपने क्या है, शपथ पत्र पे साक्ष्य नोट किए हैं, और ये कोर्ट में एडमिसिबल होते हैं। क्या होते हैं, एडमिसिबल होते हैं, सुसंगत तथ्य होते हैं, सुसंगत तथ्य होते हैं, इनके आधार पे कार्रवाई हो सकती है कोर्ट में, ट्रायल के दौरान, विचारण के दौरान। इसके अलावा जो भी साक्षी है, विटनेसेस है, उनको कमीशन जारी किया जा सकता है, किसके लिए, एग्जामिनेशन के लिए, साक्षियों की एग्जामिनेशन के लिए। ये सारे जो पावर्स है किसके पास है, ये पावर्स है राजस्थान राज्य महिला आयोग के पास, राजस्थान राज्य महिला आयोग के पास। अब आगे की जो चीज आती है, आफ्टर इंक्वायरी, या फिर इंक्वायरी के कंप्लीशन पे रिजल्ट देख लो। अब रिजल्ट में अपने को 2 चीजें मिलेगी, अपने को मतलब आयोग को 2 चीजें मिलेगी, या तो कोई कन्विक्ट होगा, दोष सिद्ध होगा, या फिर दोष से मुक्त होगा। क्या होगा, दोष मुक्त। या तो किसी को एक्विटल मिलेगा, नहीं तो फिर कन्विक्ट होगा, या तो दोष सिद्ध होगा या फिर दोष मुक्त होगा। अगर दोष सिद्ध हुआ या फिर दोष मुक्त हुआ है तो कार्रवाई यहीं ड्रॉप हो जाएगी, कार्रवाई यहीं ड्रॉप हो जाएगी। अगर दोष सिद्ध हुआ है तो फिर आयोग अनुशंसा करेगा, क्या करेगा, अनुशंसा करेगा। इसलिए हम कहते हैं कि आयोग क्या है, एडवाइजरी बॉडी है, अनुशंसा करेगा, रिकमेंड करेगा। और रिकमेंड किसे करेगा, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान को, रिकमेंड करेगा गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान को।
और किस चीज के लिए रिकमेंड करेगा? अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए, कि जो दोषी व्यक्ति है, जो लोक सेवक है, अगर उसने महिला संरक्षण या महिला के अगर अधिकारों के संरक्षण के लिए अगर कोई अगेंस्ट काम किया है तो क्या होगा? दोषी के खिलाफ क्या किया जाएगा? अनुशंसा की जाएगी, रिकमेंड किया जाएगा। और रिकमेंड किया जाएगा तो इसमें गवर्नमेंट के पास भी ऐसी बाध्यता है, गवर्नमेंट के ऊपर भी ऐसी बाध्यता है कि ये आयोग को बताएगा 3 महीने में, 3 महीने में, कि हमने जिसके लिए अनुशंसा की गई थी उसमें हमने क्या कार्रवाई की है, क्या कार्रवाई की है। तो ये भी स्टेटमेंट में आ सकता है कि आयोग के द्वारा भेजी गई अनुशंसाओं पर आयोग राज्य सरकार के द्वारा 1 महीने में रिप्लाई किया जाता है। सही है क्या? ये गलत है। 2 महीने में रिप्लाई किया जाता है। सही है क्या? 3 महीने में रिप्लाई किया जाता है। तो ये भी आपको इस तरीके से भी कंफ्यूज करवाया जा सकता है स्टेटमेंट के थ्रू। ये जो चीजें चल रही है वही आपको अलग करेगी। ये जो अब बताया जा रहा है इस बोर्ड पे, यही आपका क्वेश्चन 100% सही करवाएगी। हो गया ये वाला? अब एक बार जो मीटिंग्स है या सिटिंग्स है, एक ही बात है, मीटिंग मान लो, सिटिंग मान लो, बैठकें, बैठक, इनका कॉन्सेप्ट देख लो। सबसे पहले तो ये है कि हेडक्वार्टर जयपुर में और अन्यत्र भी, या अन्यत्र भी अगर आवश्यकता है ऐसी तो बैठकों का आयोजन हो सकता है। ठीक है। बैठकों की अध्यक्षता किसके द्वारा? अध्यक्ष के द्वारा। अगर अध्यक्ष नहीं है तो, अगर चेयरपर्सन एब्सेंट है तो किसके द्वारा? सीनियर मोस्ट सदस्य के द्वारा, सदस्य के द्वारा। इन बैठकों की जानकारी अगर पहले डिसाइड हुआ है कि हमें किसी दिन क्या है, बैठक करनी है, तो उसकी जानकारी किसके द्वारा दी जाएगी? सदस्य सचिव के द्वारा। तो बैठक की जानकारी, बैठक की जानकारी सदस्य सचिव के द्वारा दी जाएगी। किसे दी जाएगी? अन्य सदस्यों को, सदस्य सचिव द्वारा। और ये सदस्य सचिव क्या होता है? ये एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है। किसका? महिला आयोग के सचिवालय का, महिला आयोग के सचिवालय का। और जो महिला आयोग है ये लाल कोठी रोड पे है। महिला आयोग है ये लाल कोठी, पुलिस हेडक्वार्टर है ज्योतिनगर वाला, उसी रोड पे है। जो रोड रामबाग को जोड़ती है किससे? गोपालपुरा जो पुलिया है उस रोड को जोड़ती है, उसी रोड पे है। अगर उधर से आएंगे गोपालपुरा की तरफ से तो लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड में। उसको गांधी मोड़ भी बोलते हैं। तो वहीं पे बना हुआ है जयपुर में हेडक्वार्टर। बैठक कहाँ पे? या तो हेडक्वार्टर जयपुर में हो सकती है, नहीं तो फिर अन्यत्र अगर आवश्यकता है ऐसी तो। अध्यक्षता अध्यक्ष के द्वारा, और अगर अध्यक्ष से एब्सेंट है तो सदस्य के द्वारा। बैठक की जानकारी सदस्य सचिव के द्वारा दी जाती है किसे? मेंबर्स को। और कम से कम एटलीस्ट 2 महीने में एक बैठक होना जरूरी है। और जो बैठकें हैं वो कम से कम 2 महीने में एक बैठक, 2 माह में एक बैठक, कम से कम है ये, ज्यादा से ज्यादा जरूरत के हिसाब से है, लेकिन 2 महीने में कम से कम एक बैठक तो होना जरूरी है। अगर बैठकों से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो ये संभावित स्टेटमेंट यही बनेंगे, संभावित स्टेटमेंट यही बनेंगे। बैठक की जानकारी सदस्य सचिव के द्वारा किसे? मेंबर्स को। और जब बैठक होगी तो बैठक की जो फाइंडिंग्स है उनको भी रिकॉर्ड कौन करेगा? सदस्य सचिव।
और बैठकों की जो व्यवस्था अरेंजमेंट ये भी कौन करेगा? सदस्य सचिव। उसका कारण ये है कि जो महिला आयोग का जो सचिवालय है उसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन होता है? सदस्य सचिव होता है। इसको कहते हैं सेक्रेटरी, मेंबर सेक्रेटरी। और ये प्रशासनिक अधिकारी होता है। इसको वेतन भी पता कौन सा वाला मिलता है? अगर ये आरएस संवर्ग से है, आरएस कैडर से है तो आरएस वाला वेतन मिलेगा, आईएएस कैडर से है तो आईएएस वाला वेतन मिलेगा, अगर ये आईएफएस है तो आईएफएस वाला कैडर मिलेगा, आईपीएस है तो आईपीएस वाला, अकाउंट सर्विस है तो अकाउंट सर्विस वाला। जिस कैडर से ये आ रहा है उसको उतना ही पेमेंट मिलेगा। ये नोट हो गया आपकी, उसमें नोट्स में भी लिखा हुआ है। 3 पेज के नोट्स हैं टोटल। हाँ, तो ये नया था इसलिए 3 पेज के बनाए, नहीं तो 2 पेज में हो जाता है, क्योंकि अपन इसमें कोई फैक्ट छोड़ नहीं सकते। पता चले नया नया जुड़ा और नए नए में क्वेश्चन गलत हो गया, बाउंड ही खराब हो जाएगी। नहीं, पर नया जो जुड़ा उसमें तो क्वेश्चन सही होना चाहिए। इसके अलावा और कोई पॉइंट तो एक बार देना, देखे एक बार मेरे को पीडीएफ समझा देता हूँ। व्यक्तित्व तो अलग से देखेंगे, उससे पहले अगर कोई प्रावधान है तो। ये संयुक्त राष्ट्र के प्रयास ये कंप्लीट है। एक बार खोल लो, नोट्स खोल लो एक बार। संयुक्त राष्ट्र के प्रावधान है वो कंप्लीट है। भारत द्वारा प्रयास किए गए ये कंप्लीट है। राजस्थान के द्वारा प्रयास ये कंप्लीट है। महिला आयोग के गठन से संबंधित जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है ये कंप्लीट है। अधिनियम कब का है? 99 का। गठन कब हुआ? 15 मई 1999 को। 15 मई 1999 को। कुल धाराएं कितनी है? 22। एक्ट संख्या कौन सी है? 4। कौन सी ईयर की? 1999 की। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और है, हाँ, महिला आयोग की कार्य प्रणाली को सुनिश्चित करने के लिए महिला आयोग ने क्या करा? एक विनियमन बनाया, रेगुलेशन बनाया, और ये है 10 अगस्त 2007 का। और यूजिंग सेक्शन 15 सब सेक्शन 2, यूजिंग सेक्शन 15 सब सेक्शन 2, ये तो शायद ही ना आए, बहुत ही ज्यादा मिसलेनियस हो गया ये तो, बट ये आपको विनियमन ध्यान रखना है। कब के हैं? 2007। सीधा सीधा ये आएगा, एक्ट नहीं पूछ के। अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूज करवाया जाएगा तो राज्य महिला आयोग से संबंधित विनियमन जारी किए गए, फिर आएगा 2007, 8, 9, 10, या फिर 2000, 2001, 2005, 2007, इस तरीके के ऑप्शंस आएंगे। तो जो नहीं पढ़ के जाएंगे वो क्या एज्यूम करेंगे कि 1999 का क्या है? एक्ट है, इसका मतलब कुछ आसपास ही विनियमन आए होंगे, यही तो वाली बात है। तो अगर 2000 ऑप्शन में हुआ तो 2000 करेंगे, 99 भी हो जाएगा। तो वो भी कोई ये भी सोच सकता है कि अगर एक्ट 99 में आया तो विनियमन भी 1999 में आए होंगे, या कोई अगर विनियमन पढ़ेगा ही नहीं, सीधे अधिनियम के अकॉर्डिंग करेगा तो 1999 टिक कर देगा। लेकिन आपको क्या करना है? 2007, 2007 सही करना है। 15/2 क्या कह रहे हो? 2007 का जो विनियमन बना है वो यूजिंग सेक्शन 15 सब सेक्शन 2 है। ठीक है, संरचना की बात 1+4 और जो भी इसमें क्वेश्चन बनने वाले थे वो अपने डिस्कस कर लिए। सदस्य सचिव के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। कार्यकाल, सेवा शर्तें, कार्यकाल मैक्सिमम 3 साल, मैक्सिमम और मिनिमम एज लिमिट का कोई क्राइटेरिया नहीं है। सेवा शर्तें किसके द्वारा डिटरमाइन की जाएंगे? गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के द्वारा। बैठकें व गणपूर्ति, बैठकें 2 महीने में कम से कम 1 बैठक होना जरूरी है। और जो कोरम है वो एक अध्यक्ष सहित 3 सदस्य, कुल 3 सदस्य होने चाहिए, कुल 3 सदस्य होने चाहिए। आयोग के कार्य अलग से देखेंगे। अभी शक्तियों की बात करें तो धारा 10 में लिखा हुआ है कि जब अनफेयर प्रैक्टिस की जांच कर रहा होगा आयोग तो उसके पास क्या होगा? सिविल कोर्ट्स की पावर्स होगी। और ये कहाँ लिखा हुआ है? ये सेक्शन 10 में लिखा हुआ है, सेक्शन 10 में लिखा हुआ है। 11 में कार्य लिखे हुए हैं। 12 में वही चीज है कि शिकायत किस तरीके से हो सकती है, शिकायतें किस तरीके से हो सकती है। और इसमें यह भी जो अनफेयर प्रैक्टिस 2D में लिखा हुआ है, तो 12 का कंटेंट ये है अनुचित व्यवहार की जांच। इसका कंटेंट पूरा ये है, 12 का है, धारा 12 का क्या कंटेंट है? अनुचित व्यवहार की जांच। मतलब जो अनुचित व्यवहार 2D में लिखा हुआ है उसकी जांच कहाँ होगी? 12 में होगी। कहाँ होगी?
12 में होगी। तो ये जो 12 के नीचे जांच लिखा हुआ है इसको पूरा भी लिख सकते हैं, अनफेयर प्रैक्टिस, इंक्वायरी ऑफ अनफेयर प्रैक्टिस, या फिर अनुचित व्यवहार की जांच, अनुचित व्यवहार की जांच। और ये सब लिख ही दिया नीचे। 12(4) में ये भी लिख दिया कि 3 महीने में रिप्लाई करना पड़ेगा, 3 महीने में रिप्लाई करना पड़ेगा। वार्षिक रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान को प्रेषित की जाती है, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान को प्रेषित की जाती है। तो अब आपके पास गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान को जो रिपोर्ट प्रेषित करने वाले आयोग है इसकी संख्या बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है। पहले 2 ही थे आपके पास, कौन कौन से? एक तो SHRC और एक SIC। फिर से बता देता हूं, एनुअल रिपोर्ट का कॉन्सेप्ट इस तरीके से है। अब एनुअल रिपोर्ट, एक तो RPSC, स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन और लोकायुक्त, लोकायुक्त, ये तीनों आयोग है। ये तो अपनी वार्षिक रिपोर्ट देते हैं राज्यपाल को, फिर राज्यपाल फर्दर क्या करता है, विधानमंडल में रखवाता है, उस पर चर्चा होती है। 2 ऐसे आयोग पहले पढ़ चुके हैं, जिनमें से कौन कौन से? एक तो SHRC, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, और एक है स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। ये क्या कर रहे थे? ये गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान को अपनी एनुअल रिपोर्ट प्रेषित कर रहे थे। अब इसमें इस कड़ी में एक और जुड़ चुका है नाम, वो है राजस्थान स्टेट कमीशन फॉर वुमेन। ये भी क्या कर रहा है? ये भी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान को अपनी एनुअल रिपोर्ट प्रेषित कर रहा है। तो अब ये समीकरण बैठ गया है 3:3:3। अब ये 3:3 का जोड़ा हो चुका है। तो 3 ऐसे आयोग है जो क्या कर रहे हैं? गवर्नर को प्रेषित कर रहे हैं एनुअल रिपोर्ट, और 3 ही ऐसे आयोग है जो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान को अपनी एनुअल रिपोर्ट या वार्षिक प्रतिवेदन प्रेषित कर रहे हैं। इसके अलावा ऐसा भी लिखा हुआ है कि विशेष रिपोर्ट है वो भी दी जा सकती है, विशेष रिपोर्ट है वो भी दी जा सकती है। ये भी 14 में शायद लिख के दिया होगा, देख लेते हैं। लिख दिया ना, आयोग द्वारा आवश्यक होने पर विशेष रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जा सकती है। अगर स्टेटमेंट में इस तरीके से आ जाए कि क्या विशेष रिपोर्ट भी प्रेषित की जा सकती है, तो ये बात होगी सही। धारा 8 में निष्कासन, निष्कासन किसके द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के द्वारा। आधार है 6, आधार 6, दिवालिया, विकृत चित्त, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, इनकैपेसिटी या रिफ्यूज टू वर्क। इसके अलावा अगर 3 बैठकों में अनुपस्थित रहे बिना अनुमति के, बिना अनुमति के, यही तो था, या फिर किसी न्यायालय के द्वारा कन्विक्ट हुआ वो। फिर परामर्श, परामर्श में यह है कि महिला आयोग या फिर महिलाओं को प्रभावित करने वाले कोई पॉलिसी रिलेटेड मैटर्स हैं, तो उसमें एक्सपर्टीज किसके पास है? महिला आयोग के पास है। तो राज्य सरकार क्या कर सकता है? कंसल्ट कर सकता है। क्या कर सकता है? कंसल्ट कर सकता है कि हम महिलाओं के लिए ऐसी कोई पॉलिसी बना रहे हैं, तो आप अपने सुझाव दीजिए। कंसल्ट किया जा सकता है, कंसल्ट किया जा सकता है। इसके अलावा ये लिखा हुआ है कि जो महिला आयोग है वो डोनेशन एक्सेप्ट कर सकता है। क्या कर सकता है? जो राजस्थान स्टेट कमीशन फॉर वुमेन ने एक्सेप्ट डोनेशन, लेकिन इसके लिए अप्रूवल चाहिए होगा किसका? किसका? गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का। अप्रूवल किसका? गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के अप्रूवल के पश्चात ही चाहे तो कोई संस्था हो और चाहे तो कोई व्यक्ति हो, क्या किया जा सकता है? डोनेशन एक्सेप्ट किया जा सकता है, लेकिन प्रायर अप्रूवल चाहिए होगा किसका? गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का। अगर राजस्थान सरकार या फिर गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान अप्रूव करे कि आप अनुदान ले सकते हैं, दान ले सकते हैं, डोनेशन ले सकते हैं, तो लिया जा सकता है, लिया जा सकता है। स्टेटमेंट इस तरीके से भी आ सकता है कि अनुदान नहीं लिया जा, सॉरी, अनुदान अलग होता है, अनुदान ग्रांट्स होते हैं, जो तो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान प्रदान करेगी। इधर देखो, ये बोलने में एक जैसे हैं, दान, अनुदान। दान को बोलते हैं डोनेशन, एक होता है दान, डोनेशन, एक होता है अनुदान, इनको बोलते हैं ग्रांट्स। अब देखो ये दोनों का कॉन्सेप्ट, ये दोनों ही चीजें लिखी हुई है एक्ट में, कंफ्यूज मत हो जाना। डोनेशन है वो एक्सेप्ट किया जा सकता है किसके द्वारा? राजस्थान स्टेट कमीशन फॉर वुमेन, लेकिन अप्रूवल किसका चाहिएगा? गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का अप्रूवल, स्वीकृति। एक चीज, अनुदान है ये भी दिए जा सकते हैं किसको? राजस्थान स्टेट कमीशन फॉर वुमेन को। किसके द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ
राजस्थान के द्वारा। एक चीज और लिखी हुई है कि विनियोग विधेयक पारित करके जो संचित निधि से पैसा निकाल के महिला आयोग को दिया जा रहा है उसके लिए अप्रोप्रिएशन बिल पारित होगा, की अनुमति लेनी पड़ेगी बिल के थ्रू, ये लिखा हुआ है। इतना से याद रख लेना, दान लिया जा सकता है, डोनेशन लिया जा सकता है, लेकिन अप्रूवल किसका? गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का। और अनुदान दिया जा सकता है किसके द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के द्वारा। किसको? आयोग को। लेकिन विधानसभा से उस बिल को, अप्रोप्रिएशन बिल है, विनियोग विधेयक है, उसको पारित करवाना पड़ेगा। मतलब वहां बताना पड़ेगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, संचित निधि से पैसा ले रहे हैं, और जब संचित निधि से पैसा लिया जाता है तो विनियोग विधेयक पारित करना पड़ता है, अप्रोप्रिएशन बिल पारित करना पड़ता है, क्योंकि विधानमंडल की अनुमति लेनी पड़ती है, क्योंकि वो जो पैसा है वो टैक्स पेयर्स का पैसा है, वो टैक्स पेयर्स का पैसा है, वो राज्य की आय है। तो राज्य की आय क्या किसी सरकारी आदेश से क्या निकाली जा सकती है? क्या नहीं निकाली जा सकती। जो लोकप्रिय सदन है उसकी अनुमति लेनी पड़ेगी। क्यों लेनी पड़ेगी? क्योंकि लोकप्रिय सदन में वो लोग बैठे हैं जिनको जनता ने चुन के भेजा है। ठीक है, तो प्रस्तावना का पहला पहला, या फिर यूं कह सकते हैं शब्द क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो जो सर्वोच्च सत्ता है वो लोगों में है। लोगों के द्वारा जो चुन के भेजे जाते हैं वो हमारे लिए क्या करते हैं, पॉलिसी बनाते हैं। तो जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट है या फिर चाहे तो सेंटर है, उसमें जो पैसा है उसको ऐसे नहीं निकाला जा सकता। एक अलग एक कॉन्सेप्ट और है, आकस्मिक निधि, वो अलग कॉन्सेप्ट है। वो कंटिजेंसी फंड अलग है, उसका कॉन्सेप्ट अलग है। वो तो इस तरीके की परिस्थितियां अगर जनरेट हो जाए कि अब हमें क्या है, सत्र चल नहीं रहा, अचानक जरूरत पड़ गई, कोई आपदा आ गई ऐसी इस प्रकार की, तो क्या है, एक बार के लिए राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास अधिकारिता है, वो अलग कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे इतना ही ध्यान रखना आपको, जो अनुदान है वो दिए जा सकते हैं किसको? आयोग को। किसके द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के द्वारा। और जो डोनेशन है वो लिया जा सकता है किसके द्वारा? आयोग के द्वारा। लेकिन अप्रूवल किसका चाहिए होगा? गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का। ये कंप्लीट है। एक चीज और लिखी हुई है कि जो महिला आयोग है इसके जो प्रोविजंस है वो लागू नहीं होंगे किस पे? केंद्र सरकार या केंद्र सरकार के किसी लोक प्राधिकरण पे या केंद्र सरकार के लोक उपक्रम पे लागू नहीं होंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, कंक्लूजन ये निकलता है कि जो महिला आयोग का जो अधिनियम है वो स्थानीय विधि के द्वारा बनाया गया आयोग है। तो ये क्या है, इसका जो क्षेत्र है, जो विस्तार है, वो संपूर्ण राजस्थान में है, आउट ऑफ राजस्थान है नहीं है। तो सेंटर का अगर कोई पब्लिक अथॉरिटी है या सेंटर का कोई लोक उपक्रम है या केंद्रीय सरकार है तो उन पे ये अधिनियम लागू नहीं होगा। ऐसा कहाँ लिखा? ऐसा लिखा 21 में, धारा 21 में। और लास्ट में लिखा हुआ है धारा 22। धारा 22 में यह है कि जो नियम बनाने की शक्ति है किससे संबंधित? आयोग की कार्य प्रणाली से संबंधित। और किस में वेस्टेड है? ये जो पावर्स है वो वेस्टेड है इन्हें गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। ये आपका आयोग था, अब इसमें व्यक्तित्व बचा हुआ है। 2 मिनट बात कर लो, मैं भी पानी वानी पी लेता हूँ, फिर व्यक्तित्व कर लेते हैं। एक बार इस पूरी पीडीएफ को रीड कर लो, है ना।
चलो करें शुरू। कुछ लोग बाहर भी गए हैं क्या? बाहर चले गए? चलो, व्यक्तित्व है, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। व्यक्तित्व है। देखो, अपने को एक फैक्ट तो याद रखना ही है कि जो फर्स्ट अपने चेयरपर्सन थे महिला आयोग के, वो थे श्रीमती कांता भटनागर। भटनागर नहीं, कांता खतूरिया। कांता खतूरिया। भटनागर तो SHRC के अध्यक्ष थे फर्स्ट। कांता खतूरिया। कांता खतूरिया ये एक्स MLA भी थे। ये थे फर्स्ट अपने चेयरपर्सन। फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ राजस्थान स्टेट कमीशन फॉर वुमेन। ये फैक्ट तो आपको याद रखना है। एक फैक्ट आप और याद रखना कि जब गठन हुआ था, अच्छा, इनकी जो नियुक्ति हुई थी ये हुई थी 25 मई को। कब हुई थी? 1999 को। इनके साथ में 2 अन्य सदस्यों की भी नियुक्ति हुई थी, वो भी देख लो। 2 अन्य सदस्य। ये भी पूछा जा सकता है कि गठन के समय कितने लोगों की नियुक्ति हुई थी। संरचना तो 1+4 ही है, ना बढ़ी है ना घटी है। लेकिन जब इसका गठन हुआ था उस समय हमने क्या करा, एक अध्यक्ष और एक बार के लिए 2 सदस्यों को पद स्थापित किया था, पोस्टिंग दी थी, नियुक्ति की थी, राइट। उसमें से एक तो है श्रीमती नगेंद्र बाला। नगेंद्र बाला। इनके बारे में तो एक फैक्ट लिखा हुआ है कि ये राजस्थान के फर्स्ट जिला प्रमुख भी रहे हुए। एक है सुनीता सत्यार्थी। इनके बारे में फैक्ट है कि इनका 2 बार कार्यकाल रहा, 2 बार टेन्योर रहा इनका। ये एक चीज समझ में आई क्या? ये क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि जब गठन हुआ था तब सबसे पहले संरचना कितनी थी, नहीं किन लोगों को नियुक्त किया था। ये टोटल 3 लोगों को नियुक्त किया था, क्योंकि जो अगली नियुक्ति हो रही है सदस्य के तौर पे वो 2003 में हो रही है। कब हो रही है? 2003 में। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 3 लोगों को अपॉइंट किया था। ये जब वो लिस्ट देख रहे थे तब पता चला कि एक बार के लिए इन 3 ही लोगों को क्या किया था, नियुक्त किया था। ये फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ राजस्थान स्टेट कमीशन फॉर वुमेन और 2 अन्य सदस्य। फिर सेकंड है प्रोफेसर पवन सुराना। पवन सुराना। थर्ड है श्रीमती तारा भंडारी। श्रीमती तारा भंडारी। श्रीमती तारा भंडारी। इनका कर्म भी आ सकता है कि कौन कब कैसे क्या रहा, इस तरीके से आ जाएगा। मतलब मैं क्वेश्चन बता रहा था वो कम इंपॉर्टेंट है ना। कर्म इस प्रकार से आ सकता है, 4 नाम आ जाएंगे। ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, आजकल खूब पूछ रहे हैं ऐसा। 4 नाम दे रहे हैं, निम्नलिखित सदस्यों को क्रम के अनुसार अरेंज करें, ऐसा क्वेश्चन आता है, खूब आ रहा है। अगर 12-13 अध्यक्ष होते हैं तो पता चल जाता है, क्योंकि कोई ट्रिक विक होती है। लेकिन अब 40-40 लोग होते हैं तो फिर ट्रिक नहीं होती। तो उस क्वेश्चन में क्या होता है, अगर कहीं 2 याद रह गया तो 50-50 में तो आप अटेम्प्ट करेंगे, और अगर नहीं समझ में आ रहा तो छोड़ देना, क्योंकि जब चारों ही नहीं पता आपको, एक भी पता है 3 नहीं पता, तो फिर उसमें आप प्रयास ना करें, आगे कोई दूसरे क्वेश्चन पे जाएं ताकि क्या हो, वो सही हो जाए। कहीं पता चले नेगेटिव इतने हो जाएंगे कि कट ऑफ मार्क्स आ रहे थे लेकिन नेगेटिव इतने कर दिए कि बाहर हो गए, ऐसा नहीं करना। और जो टफ आएगा आपको पता चल जाएगा कि पेपर टफ आया, तो वो आपके लिए नहीं आया, सबके लिए आया है वो, तो सबकी यही कंडीशन है। 4th देख लो।
लाड कुमारी जैन लिखा हुआ है, ये लो लाड कुमारी जैन। और फिफ्थ लिखा हुआ है श्रीमती सुमन शर्मा, सुमन शर्मा। और सिक्स्थ जो है वो है रेहाना रियाज चिश्ती, रेहाना रियाज चिश्ती, रेहाना रियाज चिश्ती। ये भी 2025 में रिटायर हो चुके थे। इनके साथ जो लेटेस्ट 3 सदस्य थे, इनके साथ लेटेस्ट जो 3 सदस्य प्लस 1 सदस्य सचिव, उसमें से एक जो मेंबर थे वो तो थे श्रीमती सुमन यादव, सुमन यादव। एक थे श्रीमती सुमित्रा जैन, ये थे सुमित्रा जैन, सुमित्रा जैन। और एक है श्रीमती अंजना मेघवाल। ये लेटेस्ट स्ट्रक्चर था, इनका कॉम्पोजिशन था। ये जो 6 नाम है ये तो आपको वैसे याद रखने हैं क्योंकि अरेंज करवाए जा सकते हैं, अरेंज करवाए जा सकते हैं। कि कौन से अध्यक्ष, क्या कुछ डाउट है? नहीं, ज्यादा नहीं है, 6 ही नाम है, ये तो वैसे याद हो जाएंगे। कुछ पूछना है? नहीं, अच्छा वो याद करने की कोशिश कर लो। फिर से बता देता हूं, व्यक्तित्व की बात करें तो फर्स्ट जो राजस्थान स्टेट कमीशन फॉर वुमेन के जो चेयरपर्सन थे वो थे श्रीमती कांता कतूरिया। इनके साथ 2 अन्य लोगों की नियुक्ति हुई थी, एक थे श्रीमती नगेंद्र बाला और एक थे सुनीता सत्यार्थी। इनका कार्यकाल 2 बार रहा था, इनका कार्यकाल 2 बार रहा था। इनके साथ में एक दमयंती बाकोलिया जी भी थे, उनका भी कार्यकाल 2 बार रहा था। सेकंड जो चेयरपर्सन रहे वो रहे प्रोफेसर पवन सुराना। थर्ड चेयरपर्सन रहे श्रीमती तारा भंडारी। फोर्थ चेयरपर्सन रहे श्रीमती लाड कुमारी जैन। फिफ्थ रहे श्रीमती सुमन शर्मा। और जो लेटेस्ट थे वो थे श्रीमती रेहाना रियाज चिश्ती। और इनके साथ जो 3 महिला सदस्य थे वो थे श्रीमती अंजना मेघवाल, श्रीमती सुमित्रा जैन और श्रीमती सुमन यादव। इनके साथ जो सदस्य सचिव थे वो वीरेंद्र यादव जी थे, लेकिन उनका वर्तमान में पदस्थापन कहाँ कर दिया गया है? एडीएम कोटा। और लेकिन वर्तमान में डेप्यूटी सेक्रेटरी है वो है डॉक्टर अनिल कुमार पालीवाल। वर्तमान में क्या है? डेप्यूटी सेक्रेटरी वो है डॉक्टर अनिल कुमार पालीवाल, अनिल कुमार पालीवाल, अनिल कुमार पालीवाल। ये इनके व्यक्तित्व से जो संभावित क्वेश्चन बन सकते हैं वो ये है। इसके अलावा 2 ऐसे सदस्य भी रहे हैं जो ऑफिशिएटिंग चेयरपर्सन थे। क्या थे? ऑफिशिएटिंग चेयरपर्सन थे। एक तो है श्रीमती सरिता सिंह और एक है मीरा महर्षि। ये क्या रहे थे? एक कार्यवाहक अध्यक्ष रहे थे, कार्यवाहक अध्यक्ष रहे थे। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए कि निम्नलिखित में से कार्यवाहक अध्यक्ष कौन थे, तो 2 नाम आपको दिख जाए तो दोनों को सही करना है। और पूर्णकालिक अध्यक्ष की बात करें, फुल टाइम अगर चेयरपर्सन की बात करें तो टोटल 6 लोग हैं, ये टोटल 6 लोग हैं। ये सब आपके नोट्स में मैंने लिख के दे दिया। लिख लिया क्या? ऐसा लिखा हुआ है। देखो कार्यों की बात करें, महिला आयोग के क्या कार्य हैं, तो ये लिखा हुआ है सेक्शन 11 में। और आपकी इसमें बुकलेट में भी मैंने साथ, टोटल है 16 कार्य। कितने हैं? 16। लेकिन आयोग ने अपनी वेबसाइट पे क्या है, 6-7 काम लिख रखे हैं, 6-7 काम लिख रखे हैं। सबसे पहले तो यह है कि महिलाओं के साथ हुए दुर्व्यवहार की जांच करना,
और दोषी के खिलाफ क्या करना, अनुशंसा करना। किसे करना, राज्य गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान को। अगर कोई लोक सेवक है, लोक सेवक होने की हैसियत से अगर उसने क्या करा है, महिलाओं के हितों के संरक्षण के खिलाफ कार्य किया है, तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की अनुशंसा कर सकता है। कौन, महिला आयोग। किसको, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान को, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान को। इसके अलावा महिलाओं के लिए जो भी विधियां बनी हुई है, जो कानून बने हुए हैं, उनके प्रभावी इंप्लीमेंटेशन के लिए भी सलाह दे सकता है। कौन, आयोग। ऐसे कानून विधियां जिनमें और अधिक प्रभावी प्रावधानों की जरूरत है, उपबंध किए जाने हैं, उनमें भी क्या है, सलाह दी जा सकती है। एक इसमें भी लिखा हुआ है, अधिनियम में भी लिखा हुआ है कि अगर गवर्नमेंट को कोई महिलाओं से संबंधित कोई नीतिगत फैसले लेने हैं या फिर कोई पॉलिसी बनानी है, तो किससे परामर्श किया जा सकता है, राजस्थान स्टेट कमीशन फॉर वुमेन से, राजस्थान स्टेट कमीशन फॉर वुमेन से। इसके अलावा अगर महिला आयोग है, महिला आयोग भी स्वयं से भी क्या करेगा, स्वयं से भी महिलाओं के लिए क्या नवाचार हो सकते हैं, ये कार्य खुद करेगा। बैठकों का आयोजन सामान्यतः हेडक्वार्टर जयपुर में किया जाता है, लेकिन महिला आयोग को लगता है कि हमें बाहर जाके भी सुनवाई करनी है, तो किसी भी कोने में जा सकते हैं, राजस्थान के किसी कोने में, क्योंकि अधिनियम कहाँ लागू है, संपूर्ण राजस्थान में। क्या केंद्रीय लोक प्राधिकरण पे लागू है क्या, नहीं लागू है। केंद्रीय लोक उपक्रमों में भी लागू नहीं है और केंद्रीय सरकार पे भी लागू नहीं है। क्षेत्रीय विधि है, आयोग सलाहकारी आयोग है और सांविधिक निकाय है, स्टैच्यूटरी बॉडी है, सांविधिक निकाय है महिला आयोग। एक दो चीजें और देख लो। ठीक है, ओके, हाँ कर देंगे। एक बार मैं आपको खुद के लिए थोड़ा, आपके खुद के लिए काम दे देता हूँ। हर चीज क्या है, थाली में परोस के खाओगे तो आदत गंदी पड़ जाएगी, समझ गए। प्रशासनिक अधिकारी बनने की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए सब चीजें ऐसा ना हो कि आपको बस एक टेबल पे सब कुछ मिल जाए, क्योंकि जब बहुत सारी चीजें टेबल में या थाली में मिल जाती है ना, तो सारी नहीं खा पाते आप। मानते हो इस चीज को, जब बहुत सारी चीजें एक साथ मिलती है ना, तो सारी आप कंज्यूम नहीं कर पाते, उसमें से वेस्ट चली जाती है। क्या चली जाती है, वेस्ट चली जाती है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्ट आपको, सब कुछ आपको दे दिए जाएंगे ना, तो आधे फैक्ट तो ध्यान में रहेंगे, आधे हो जाएंगे वेस्ट। और वेस्ट जो मैटर से उसमें से क्वेश्चन आ गया तो हो जाएगा गलत। तो इसलिए थोड़ा सा खुद पकाओ और खुद खाओ। ये देखो, इधर देख लो, ये आयोग की वेबसाइट पे लाइब्रेरी में जाना, कहाँ जाओगे, वर्चुअल लाइब्रेरी में जाना है ना। ऐसे मैं ये नहीं कह रहा भाई लाल कोठी जाओ और वहां उसके आयोग की लाइब्रेरी में जाओ, यहाँ देखो वर्चुअली लाइब्रेरी में जाना है। और ये देखो प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स, एक तो ये देख लेना, ये 7 सूत्री कार्यक्रम है, इसमें कौन क्या क्या है, चीफ मिनिस्टर, अध्यक्ष वगैरह, ये सब, ये होमवर्क है आपका। लाइब्रेरी में जाना है आपको कल, मतलब आज क्लास खत्म होने के बाद। एक तो ये देखना है। दूसरी चीज, आपको ये सर्विसेज लिखी हुई है, ये सर्विसेज, सेवाएं, इसमें देखो, इसका पूरा पीडीएफ मिल जाए तो ठीक है। वैसे महिला सलाह सुरक्षा अलग अलग ही है, मतलब आपका काम आसान हो गया। इसमें नहीं है कॉन्टेक्स्ट आर्ट। नहीं भाई, बच गए आज आप। देख लो फिर इधर, इधर देख लो, या कैसे बचे हो पता नहीं, पर ये मेरे पास तो पूरी पीडीएफ थी ये, अभी मिल नहीं रही। आपकी किस्मत अच्छी है। इधर देखो, सपोर्ट सर्विसेज बाय कमीशन, कमीशन के द्वारा इंक्वायरी तो की जाती है, जो जांच तो की जाती है किसकी, अनफेयर प्रैक्टिस की। इसके अलावा समय समय पर महिला आयोग क्या करता है, महिलाओं को अन्य प्रकार की सपोर्ट या यूं कह सकते हैं सहायता प्रदान करने का भी काम करता है। जैसे कि ये लिखा हुआ,
2012-13 के बजट में घोषणा की गई कि अब महिलाओं के लिए 24/7 हेल्पलाइन होगी, 24/7 हेल्पलाइन होगी, और 6 अगस्त 2012 को शुरू की गई थी। वर्तमान में डायल 181 है। आयोग के परिसर में कार्मिक बैठे हैं जो महिलाओं से संबंधित अगर कोई भी कंप्लेंट आती है तो उसको रियल टाइम मॉनिटरिंग करते हैं उसकी। डायल 181, ये संपर्क पोर्टल का भी नंबर यही है, डायल 181। तो ये सपोर्ट सिस्टम है किसके द्वारा? महिला आयोग के द्वारा। किसको? महिलाओं को। कि महिलाओं को अगर स्वयं उपस्थित होकर अगर कंप्लेंट नहीं करनी पड़े तो वो ऑनलाइन भी कंप्लेंट कर सकती है। क्या कर सकती है? ऑनलाइन भी कंप्लेंट कर सकती है। ये रहा ऑनलाइन का, तो ये यहाँ था ही, ये रहा इधर लिखा हुआ है, ये देखो कंप्लेंट, ये रहा ऑनलाइन कंप्लेंट, ऑनलाइन कंप्लेंट। खुद भी जागरूक होना और दूसरों को भी जागरूक करना। कंप्लेंट सेल बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ है? शिकायत सेल बनाया हुआ है। ऑन द बेसिस ऑफ फैक्चुअल रिपोर्ट्स रिलेटेड टू क्राइम्स अगेंस्ट वुमन निर्देश प्रदान करेंगे। किसको? जो राज्य की एनफोर्समेंट जो एजेंसीज है उनको। इसका मतलब ये है कि कोई कंप्लेंट दर्ज हुई, जांच हुई, जांच में फैक्चुअल रिपोर्ट है, वो भेजी जाएगी किसको? एनफोर्समेंट एजेंसी, जैसे कि पुलिस, जैसे कि पुलिस उसको भेजी जाएगी, और जरूरी निर्देश दिए जाएंगे कि हमने इस कंप्लेंट पे जांच की और हमें ये तथ्य प्राप्त हुए हैं, ये तथ्य प्राप्त हुए हैं, तो आप आगामी कार्रवाई करें। और कौन से मामले होंगे? अगर कोई मामला क्रिमिनल है तो, कोई मामला क्रिमिनल है तो, क्योंकि कोर्ट के पास तो कौन सी शक्तियां हैं? सिविल कोर्ट्स की पावर से। तो अगर क्रिमिनल मामला होगा तो मुकदमा दर्ज होगा, और मुकदमा दर्ज कहाँ होगा? पुलिस स्टेशन में होगा। तो अगर फैक्चुअल रिपोर्ट में इस तरीके के तथ्य पाए गए हैं, किसको? आयोग को, तो निर्देश दिए जाएंगे किसे? एनफोर्समेंट एजेंसीज को। पब्लिक हियरिंग सेल, पब्लिक हियरिंग प्रत्येक जिले में यह सेल कार्यरत है। अगर कोई ऐसी महिलाएं हैं जो दूर दराज रहती है, रिमोट एरियाज में रहती है, जागरूक नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है, और अपने अधिकारों के संरक्षण से संबंधित जानकारी नहीं है उनको, तो भी प्रत्येक जिले में ऐसी सेल बनाई हुई है जो महिला आयोग के अधीनस्थ कार्य करते हैं। जेंडर सेल, सुमोटो कॉग्निजेंस, इंक्वायरी करेंगे, रिकमेंडेशन देंगे। रिहेबिलिटेशन, पुनर्वास, मॉनिटरिंग, ऑनलाइन कंप्लेंट भी की जा सकती है। स्टेटमेंट सही है या गलत है? सही है, ठीक है। ये भी मिसलेनियस फैक्ट है, ये इंपॉर्टेंट है। MSS के ऊपर वाले याद रखो, नहीं रखो ये जरूर याद रखना। महिला सलाह और सुरक्षा केंद्र, महिला सलाह सुरक्षा केंद्र दिख तो रहा है ना? और जूम करूं? महिला सलाह और सुरक्षा केंद्र, ये इनिशिएटिव किसका है? महिला आयोग का है। किसका है? महिला आयोग का। 39 MSS के केंद्र कार्यरत है, किसके द्वारा? NGOs के द्वारा। और क्या काम करते हैं ये? पीड़ित महिलाओं की समस्याओं का समाधान हेतु MSS के जो केंद्र है, जो सेंटर्स है, उनका गठन किया गया है। पता है क्या आपको ऐसे केंद्र कहाँ है? नहीं पता ना? तो कमियां लिखनी हो तो जागरूकता की कमी है, जागरूकता की कमी है। हालांकि मेंस में नहीं है, ये मेंस में नहीं है महिला आयोग। होता तो अपने पास बहुत सारा मैटर है इसमें, नया जुड़ जाता तो क्वेश्चन भी आ जाता 5 नंबर में। तो फिर भी इसको सशक्त करने के लिए क्या है? जन जागरूकता फैलानी चाहिए। सेमिनार, वर्कशॉप, लेक्चर्स, इस तरीके के व्याख्यान, इनका आयोजन किया जाना चाहिए। तो ये MSS के याद रखना 39 है, 39 है। हो सकता है ज्यादा भी हो, लेकिन ऑफिशियली कितने बताए हुए हैं? 39, क्योंकि हो सकता है 33 डिस्ट्रिक्ट से हिसाब से बताए गए हो। डिस्ट्रिक्ट कितने हो गए? 41। हो सकता है बढ़ भी गए होंगे, अपने पास डेटा है नहीं है तो फिर ये कहीं इकोनॉमिक सर्वे में लिख दे कि 39 से बढ़ के 45 हो गए, वो बात अलग है, वो आप देख लेना, आप जब भी इकोनॉमिक सर्वे आए, फरवरी में आएगा। फिर यह है जिला महिला सहायता समिति, इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट है। या आपके जो छोटे भाई बहन जब RS की तैयारी करेंगे ना, उनके लिए क्वेश्चन आएगा ये। अभी तो आपके लिए तो क्या है, आयोग जो इनिशियली लेवल पे आ जाएगा। ये क्या लिखा हुआ है? जिला महिला सहायता समिति। शुरुआत कब? 1997 में, समस्त जिलों में संचालित। 33 के हिसाब से था, 41 में, तो 41 में भी गठन हो जाएगा इस समिति का। समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा? और इसका उप अध्यक्ष कौन होता है? अब क्वेश्चन सुन लो कैसे आएगा। जिला महिला सहायता समिति का अध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है। 80% लोग डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, आपने हाँ भी कर रही है। अब यही तो पूछा, जिला सहायता समिति का अध्यक्ष कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, आपने बोला हाँ होता है।
क्या है? जिला प्रमुख होता है, यही गलती करोगे बस। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? आ गया, जिला प्रमुख होगा। आपने तो हाँ भी करा अभी 80%। अच्छा 80% वाले पे हाँ किया है, अच्छा ठीक है। तो भाई ये देख लो, ये क्वेश्चन आएगा ऐसा। जिला महिला सहायता समिति 1997 से समस्त जिलों में संचालित है और समिति की अध्यक्षता जिला प्रमुख के द्वारा की जाती है और जो इसका उप अध्यक्ष होता है, डेप्यूटी चेयरपर्सन होता है, वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। तो MSS के और जिला महिला सहायता समिति, दो इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसमें। और ये इनिशिएटिव किसके हैं? महिला आयोग के हैं। एक ये इनिशिएटिव और है इनका नवाचार, महिला डेस्क। महिला डेस्क, ये राजस्थान के प्रत्येक पुलिस स्टेशन में एक रूम बनाया गया है जिसके ऊपर लिखा होता है महिला डेस्क। महिला डेस्क, तो महिला है, महिलाओं से संबंधित कोई भी मुद्दे होते हैं, महिला कोई शिकायत लेके आती है तो महिला कांस्टेबल क्या करती है, उस महिला डेस्क में उनको बिठाती है और उनसे समस्याएं पूछती है, उनसे समस्याएं पूछी जाती है, उसको कहते हैं महिला डेस्क। और प्रत्येक थाने में एक कमरा महिला डेस्क होगा ही होगा। रात को महिला को अगर कस्टडी में रखना है तो सबसे पहले तो महिला डेस्क में रहेगी, वहां पे उसके रहने वहने की सारी व्यवस्था होती है। कोई भी हो, चाहे तो नीड केयर एंड प्रोटेक्शन हो, चाहे तो क्रिमिनल हो, दोनों को कहाँ रखा जाएगा? महिला डेस्क में, महिला डेस्क में। और उसके साथ पूरी रात एक कांस्टेबल भी रहेगी, एक कांस्टेबल भी रहेगी, महिला कांस्टेबल रहेगी, महिला कांस्टेबल। तो महिला डेस्क समस्त पुलिस थानों में, समस्त पुलिस थानों में। एनुअल रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान को, ये इंपॉर्टेंट है। आयोग का एक RTI सेल भी है। तो आयोग से संबंधित यूं कह सकते हैं कि आयोग को राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अधीन लाया गया है। एक न्यूज सुनी होगी आपने, सुप्रीम कोर्ट में जो CJI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनका ऑफिस भी RTI के दायरे में। और ये कब किया गया था? जब CJI, तत्कालीन CJI हुआ करते थे रंजन गोगोई, रंजन गोगोई। तो उसी प्रकार से क्या है, जो महिला आयोग का सचिवालय वो भी किसके अधीन है? RTI। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर महिला आयोग से संबंधित कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हमें तो ली जा सकती है। क्या की जा सकती है? ली जा सकती है। इसके लिए भी एक एडिशनल SP लेवल के अधिकारी को लगा के रखते हैं और वर्तमान में कौन है? श्रीमती दीप्ति जोशी। ये RPS एडिशनल SP, RPS से प्रमोट होके क्या बने? एडिशनल SP। कौन है? दीप्ति जोशी। ये भी इंपॉर्टेंट है। अदर इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स बाय कमीशन, इसमें यह है कि अगर कोई महिला है, क्रिमिनल उसके ऊपर चार्जेज है, तो तलाशी किसके द्वारा ली जाएगी? महिला ऑफिसर के द्वारा, महिला ऑफिसर के द्वारा। महिला डेस्क किसके लिए बनाई गई है? महिलाओं के लिए, प्रत्येक पुलिस थाने में, प्रत्येक पुलिस थाने में। चाहे तो महिला नीड केयर एंड प्रोटेक्शन हो, चाहे तो महिला क्रिमिनल हो, जिसके ऊपर आरोप है, अभियुक्त है, अगर महिला अगर अक्यूज्ड भी है तो भी महिला ली जाएगी, तो महिला पुलिस ऑफिसर के द्वारा ही ली जाएगी। महिला का अगर मेडिकल एग्जामिनेशन है तो मस्ट है कि महिला डॉक्टर ही होनी चाहिए, ठीक है, चाहे तो महिला पीड़ित हो, चाहे तो महिला अक्यूज्ड हो। इसके अलावा जो स्कूल के सर्टिफिकेट होते हैं या बर्थ सर्टिफिकेट होते हैं, फादर्स नेम के साथ साथ मदर्स नेम का भी प्रोविजन है, मदर्स नेम का भी प्रोविजन है। सिंगल वुमन कैन अडॉप्ट अ चाइल्ड, अगर सिंगल वुमन है तो वो क्या है? बच्चे को गोद ले सकती है, ठीक है, ये भी कॉन्सेप्ट है इस तरीके का। और रिजर्वेशन फॉर वुमन 33% गवर्नमेंट और 50% PRI इन अर्बन लोकल बॉडीज। और एक अधिनियम आया हुआ है, संशोधन अधिनियम 106वां, ठीक है, 106वां संविधान संशोधन आया हुआ है, जिसमें ये कहा गया है कि अगले परिसीमन के पश्चात संसद और राज्य विधानसभा प्लस दिल्ली की विधानसभा में 33%, 1/3 जो पोस्ट होगी वो रिजर्व फॉर वुमन होगी, रिजर्व फॉर वुमन होगी। वर्तमान में कितने परसेंट है महिलाएं संसद में? 14%। तो इनको कितना करना में? 1/3। लेकिन ये जो प्रावधान है कब लागू होंगे? अगले जो नेक्स्ट जो डिलिमिटेशन होगा, परिसीमन होगा, उसके पश्चात। और जो ये आरक्षित जो सीटें रखी जाएगी महिलाओं के लिए, ये रोटेशन बेसिस पे होगी। क्या होगी? रोटेशन बेसिस पे, चक्र अनुसार होगी, चक्रानुक्रम में होगी, ठीक है भाई। ये रहा नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 का है और 106वां संविधान संशोधन अधिनियम है। महिलाओं हेतु 1/3 सीट रिजर्व्ड इन लोकसभा, लोकसभा संसद की बात करूं तो लोकसभा, राज्यसभा में नहीं होगा ये, लोकसभा, विधानसभा, दिल्ली विधानसभा, ये फॉर्मर चेयरपर्सन हो गए। अब इसमें एक दो चीज और देख लो, दिमाग में आई थी, भूल गया शायद क्या कह रहा था।
नहीं, विधानसभा। क्या इनिशिएटिव था? देख लो इसको एक बार, आ जाएगा दिमाग में भी। देखो, कोशिश करो देखिए लिखने की, ताकि याद रहे। 1 मिनट बाद स्क्रॉल कर दूंगा, 1 मिनट में लिखना है ये, फिर 1 मिनट बाद स्क्रॉल कर दूंगा इसको। थोड़े हाथ पैर चलाओ देखिए, हाथ चलाओ देखिए थोड़े। सारे मत लिखो, इधर देखो, मैं बता देता हूँ कौन कौन सा लिखना है। एक तो ये 6 अगस्त 2012 लिख लेना। इस दिन क्या है, अपने यहाँ पे हेल्पलाइन शुरू की गई थी। हेल्पलाइन शुरू की, हाँ, महिला हेल्पलाइन 1090। महिला हेल्पलाइन, वुमन हेल्पलाइन 1090, 1090, 10 से 90। बच्चों के लिए 1098, 1098। और किसी के अगर भ्रष्टाचार की शिकायत करनी हो, 1064, 1064। कोई ने भी आप महिलाओं के लिए लिखो 10 से 90। अब मैं आपको बता देता हूँ कौन सी चीज लिखनी है। कंप्लेन सेल रहने दो, पब्लिक हियरिंग सेल भी रहने दो, ये भी रहने दो। सू मोटो कॉग्निजेंस पता है आपको, रिहेबिलिटेशन ठीक है, इसका जो काम है पुनर्वास का, मॉनिटरिंग सेल कोई बात नहीं। ऑनलाइन कंप्लेंट्स, ऑनलाइन कंप्लेंट्स लिख लो, ये लिख लो। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट, 8वीं और 9वीं। थोड़ा सा जल्दी रख करना, ताकि ये सपोर्ट से यहाँ से अगर मान लो बुरी से बुरी कंडीशन में अगर कोई आ जाए तो क्वेश्चन तो गलत नहीं हो एटलीस्ट। क्योंकि ये वाली जो चीजें हैं ये ऑफिशियल साइट पे लिखी हुई है, तो इसको अपन ने नकार नहीं सकते। क्वेश्चन बनाने वाला इस पीडीएफ को भी खोल लेगा। जैसे मैं आपको कह रहा था ना लाइब्रेरी में जाना, तो जो पेपर बना रहे हैं ना वो भी लाइब्रेरी में जा सकते हैं वर्चुअल। महिला सलाह और सुरक्षा केंद्र, MSS के, MSS के। क्योंकि आजकल क्या है, एक्ट से क्वेश्चन नहीं पूछ के रेगुलेशन से पूछ रहे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन से। चलो स्क्रॉल आगे, हो गया। आगे करूं, हो गया। MSS के था ना, इसके बाद में है ये जिला महिला सहायता समिति, इंपॉर्टेंट है। जिला महिला सहायता समिति, इसमें अध्यक्ष में ही कंफ्यूज करवाया जाएगा। अध्यक्ष लिखा जाएगा कि अध्यक्ष कौन है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आप सही कर देंगे, जबकि जिला प्रमुख होता है। यही वाला क्वेश्चन बनेगा इसमें, बनेगा तो। ये डीसी एंड डीसी गलती से लिख दिया था, ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है। जिला प्रमुख डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नहीं होता, पॉलिटिकल एंटिटी होता है। जो जिला परिषद सदस्य होते हैं वो जाते हैं फिर
इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से जिला प्रमुख का चयन किया जाता है। मतलब जिला प्रमुख का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष होता है, पॉलिटिकल एंटिटी होती है। जबकि जिला परिषद का सीईओ है वो आईएएस अधिकारी होता है। कौन होता है? आईएएस अधिकारी, जिसे हम कहते हैं जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी है। महिला डेस्क, हाँ महिला डेस्क राजस्थान के प्रत्येक पुलिस थानों में एक महिला डेस्क होना। लिख लिया? हाँ लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। शुरुआत कब? 1997 से समस्त जिलों में संचालित। 41 है तो 41 में संचालित हो जाएगा। जिला प्रमुख के द्वारा इस समिति की अध्यक्षता, और जो डेप्यूटी चेयरपर्सन है, उप अध्यक्ष है, वो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। करूं आगे? क्या महिला आयोग का सचिवालय आरटीआई के अधीन है? अधीन है, बस यही चीज लिखनी है आपको। आरटीआई के अधीन है, आरटीआई के अधीन है। ये सब ना लिखो तो भी चल जाएगा, दीप्ति जोशी वगैरह, ये सब ये बदलते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। ये तो सिंपली ऐसे लिख लो, महिला आयोग का सचिवालय आरटीआई के अधीन है, बस खत्म बात। फिर इसमें कुछ है क्या ऐसा विशेष? महिला की तलाशी, ठीक है, महिला का मेडिकल एग्जामिनेशन, बर्थ सर्टिफिकेट, सिंगल वुमन कैन अडॉप्ट अ चाइल्ड है, रिजर्वेशन है, ये देख लो, ये लिख लो, ये लिख लो, ये लिख सकते हो आप। एक सौ छवा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 128वां बिल था जो पास हुआ, तो 106वां हो गया। और इसे कहा गया था नारी शक्ति वंदन अधिनियम। महिलाओं हेतु 1/3 सीट्स रिजर्व होगी, किसमें? लोकसभा, विधानसभा, दिल्ली विधानसभा, दिल्ली विधानसभा। लोकसभा विधानसभा लिख लेना, सिर्फ लोकसभा और विधानसभा। ध्यान रखना, राज्यसभा में नहीं है, राज्य परिषद में नहीं है, इस चीज का विशेष ध्यान रखना। ये वैसे विकास सर भी पढ़ा देंगे आपको, जब संविधान पढ़ा दिया ना, ठीक है, ओके। चलो भाई, अब मुझे ये बताओ, महिला आयोग नया जुड़ा है, कोई क्वेश्चन गलत होने की संभावना है क्या? कुछ नहीं है? चलो ठीक है भाई, थैंक यू सो मच।